नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैंटेसी कहानियाँ। यहाँ आपको मिलेगी काल्पनिक दुनिया की अनोखी और रोमांचक कहानियाँ। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका रियल दुनिया से कोई संबंध नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। छावनी ने छाया का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया और उसे शांत करते हुए बोली, छाया, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम उस इंसान से जुड़ नहीं रहे हैं, बस नॉर्मली बात कर रहे हैं। अगर वो इंसान माफी स्वरूप हमें पार्टी दे रहा है तो इसमें क्या बड़ी बात है, और तुम्हें इतना ही यह सब गलत लग रहा है तो पार्टी के पैसे मैं दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फ्री में किसी का एहसान नहीं लेंगे, लेकिन पार्टी को कैंसिल करने की बात मत करो। तुम मेरी छोटी बहन हो, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो, और तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, इसे मैं कैंसिल नहीं कर सकती, ठीक है ना? अब तुम ज्यादा बहस नहीं करोगी। परसों तुम्हारा बर्थडे है, हम उस पार्टी में जा रहे हैं और अब बात यहीं पर खत्म होती है। जाओ, जाकर पढ़ाई करो। छाया कुछ कहने लगी तो छावनी ने उसे आंखें दिखाकर चुप करवा दिया और कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही छाया कुछ सोचने लगी और बोली, पक्का कोई गड़बड़ है। वो इंसान भला हमें पार्टी क्यों दे रहा है? कल को उसे हमसे इतनी दुश्मनी थी और आज वह हमें पार्टी दे रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है, लेकिन दीदी समझ नहीं रही है। अब उसे कौन समझाए? लेकिन कुछ भी हो, मैं अपनी बहन के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं भी पार्टी में जाऊंगी और देखती हूँ कि वो मिस्टर ठाकुर चाहता क्या है हम लोगों से। आज का दिन यूं ही बीत गया और दूसरे दिन रात के 12 बज रहे थे। छाया गहरी नींद में सो रही थी, उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। अचानक से उसका फोन बजने लगा। छाया नींद में हिलने लगी। कुछ देर बाद उसका फोन अपने आप बजना बंद हो गया। अब छाया फिर से नींद लेने लगी, लेकिन उसका फोन फिर से बजने लगा था। छाया नींद खुली, उसे गुस्सा आ रहा था। इतनी रात को उसको नींद में कौन परेशान कर रहा था? उसने अपना फोन चेक किया और वही अनजान नंबर देखे तो वह समझ गई थी कि आश्रित उसे फोन कर रहा है। छाया ने टाइम देखा तो हैरान रह गई। रात की 12:15 बज रहे थे और इस वक्त आश्रित उसे कॉल क्यों कर रहा था? ये तो बहुत गलत है। छाया ने कॉल कट कर दिया, लेकिन आश्रित कौन सा कम था, उसने दोबारा से छाया को कॉल किया। बार बार आश्रित का कॉल आ रहा था। ये देखकर छाया को बहुत घबराहट हो रही थी। आश्रित की ऐसी हरकतें छाया के दिल में डर पैदा कर रही थी। उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और बेड पर लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने वही आश्रित का आकर्षक चेहरा घूमने लगा। कुछ भी कहो, लेकिन वह इंसान है तो बड़ा हैंडसम और आकर्षक, इस बात से कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन छाया को उससे फिर भी डर लग रहा था। वहीं अपने कमरे के बेड पर बिना शर्ट के आश्रित लेटा हुआ था और बेहद नशे से अपने फोन की स्क्रीन को देख रहा था। उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान थी। उसका दूसरा हाथ अपने सीने पर था। वो अपने सीने को मसल रहा था और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ छाया घूम रही थी। आश्रित अपनी आकर्षक आवाज में बोला, कब तक मुझसे बचोगी छाया? एक न एक दिन तुम्हें मेरी जिंदगी में आना ही पड़ेगा। एक न एक दिन तुम्हें मेरे कब्जे में आना ही पड़ेगा। फिर तुम इस तरह से मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। फिर तुम आगे पीछे दाएं बाएं जहां भी देखोगी तुम्हें सिर्फ आश्रित ठाकुर नजर आएगा, और वह वक्त बहुत जल्दी आएगा छाया, बहुत जल्दी। फिलहाल तो बस इतना कहना चाहता था कि हैप्पी बर्थडे छाया। भगवान करे कि तुम बहुत जल्दी मेरी कैद में आ जाओ। तुम्हारे बर्थडे पर मैं यही इच्छा मांगता हूँ। इतना कहकर आश्रित के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने अपने फोन को साइड में रख दिया और पूरी रात छाया के ख्याल देखता रहा, और ख्याल कुछ इस तरह के थे कि अगर छाया को पता चलता तो वो शर्म से पानी पानी हो जाती। अगले दिन सुबह 7 बजे छाया अभी भी सो रही थी, तभी छावनी उसके कमरे में आई। उसके सिरहाने बेड पर बैठ गई और उसके माथे को प्यार से चूमकर बोली, हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी सी छाया। चलो अब उठ जाओ, आज तुम्हारा बर्थडे है, इतनी देर तक सोना नहीं है, उठो। छावनी की बात सुनकर छाया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने प्यार से अपनी आंखें खुली और बेड पर बैठकर अपनी बहन के गले लग गई। दोनों बहनों का प्यार बहुत ही खूबसूरत और प्यारा था। भगवान उनके प्यार को, उनकी जोड़ी तो कभी किसी की नजर ना लगे। छाया मुस्कुराते हुए बोली, आपने मुझे बर्थडे विश कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन मेरा गिफ्ट कहाँ है जिसके लिए मैं पूरे साल इस दिन का इंतजार करती हूँ? छावनी छाया के गाल खींचते हुए बोली, तेरा गिफ्ट तुझे शाम को मिल जाएगा। अभी चल मंदिर चलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसके बाद शाम को पार्टी में भी तो जाना है। पार्टी का जिक्र होते ही छाया का चेहरा उतर गया और उसे आश्रित का ख्याल आने लगा। कल रात को भी आश्रित ने उसे कॉल करके परेशान किया था। उसे तो उस आदमी से हद से ज्यादा डर लगने लगा है। पता नहीं वह आदमी उसके पीछे क्यों पड़ा है। छाया के उतरे हुए चेहरे को देखकर छावनी बोली, छाया इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बर्थडे है, उदास मत हो, खुश रहो और खुश रखो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता रेडी कर देती हूँ। इतना कहकर छावनी वहां से चली गई। छाया ने अपना फोन ऑन किया और देखा कि आश्रित के 5 से 6 के मिस कॉल थे। ये देखकर छाया को बहुत डर लगने लगा। यह आदमी सच में पागल हो चुका है, ना जाने कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। और रात को 2 बजे भी कॉल किया था, इसका मतलब क्या वो पूरी रात सोया ही नहीं? छाया ने मैसेज चेक किया तो वहां पर भी आश्रित का एक बड़ा सा मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था कि कब तक मुझसे बचोगी छाया? मैंने तो तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए कॉल कर रहा था, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं कोई डरावना खूनी शैतान हूँ जो तुम मुझसे इस तरह से दूर भागती हो। कितनी भी कोशिश कर लो छाया, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकती। तुम वह इंसान हो जो आश्रित ठाकुर की नज़र में आ चुकी हो, और अब मैं तुम्हें अपनी नज़रों से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा।
आश्रित का ये खतरनाक मैसेज पढ़कर छाया को और डर लगने लगा। अब तो वो बिल्कुल भी पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह अपनी बहन को कैसे समझाएं कि वह आश्रित छाया को कितना परेशान कर रहा है। छाया जल्दी से बेड से उठ गई, वह नहाने चली गई। कुछ देर बाद तैयार होकर वह दोनों बहनें मंदिर चली गई और उन्होंने आज लंच बाहर ही किया था। शाम को वह दोनों घर पर आ गई और जल्दी से तैयार होने लगी। शाम के 7 बजे पार्टी होने वाली थी, जिसके लिए वो दोनों बहनें तैयार होने लगी। छाया ने परी के जैसी ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो एक खूबसूरत परी जैसी दिख रही थी। उसने बेबी पिंक कलर का सिंड्रेला गाउन पहना हुआ था जो स्लीवलेस था, यानी कि उसके गोरे गोरे और नाजुक से कंधे दिखाई दे रहे थे। उसने अपने बालों को खुला रखा था, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और होठों पर गुलाबी कलर की लिपस्टिक, जिससे वो बहुत ज्यादा हसीन दिख रही थी। छावनी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने नेवी ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था और वह भी स्लीवलेस था। उसके भी गोरे कंधे दिखाई दे रहे थे। दोनों बहनें बहुत खूबसूरत लग रही थी और जुड़वा भी दिख रही थी। छावनी तो तैयार हो गई थी और किचन में कुछ काम कर रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा कि अरमान उसे कॉल कर रहा था। अरमान का नाम स्क्रीन पर शो होते ही छावनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसके दिल में खूबसूरत एहसास होने लगे। उसने जल्दी से कॉल अटेंड किया तो अरमान बोला, अगर तुम दोनों तैयार हो गई हो तो नीचे आ जाओ, मैं गाड़ी लेकर खड़ा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरमान की बात सुनकर छावनी हैरान रह गई और बोली, इसकी क्या जरूरत थी, हम दोनों ऑटो से या कैब से आ जाते ना। अरमान, आज बर्थडे है छाया का और तुम उसकी बहन हो। आज के दिन तो तुम दोनों को स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। वैसे भाई ने मुझसे कहा है कि मैं तुम दोनों को लेने जाऊं, इसलिए आया हूं। अब जल्दी से आ जाओ। छावनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से कॉल कट किया और छाया को लेकर घर से निकल गई। वह दोनों लिफ्ट में घुसकर नीचे आ गई। दोनों बहनें नीचे ग्राउंड फ्लोर में आ गई और आगे बढ़ने लगी। दोनों से ही अपना गाउन नहीं संभल रहा था। दोनों अपने गाउन को पकड़कर प्यारी सी बच्चियों की तरह चल रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक कार दिखाई दी जिसके पास अरमान खड़ा था। अरमान की नजर जब छावनी पर पड़ी तो वह उस खूबसूरत लड़की को देखता ही रह गया। उसका दिल ही जानता है वह क्या महसूस कर रहा था। छावनी को देखकर उसका मन कर रहा था कि वह छावनी को अपने सीने से लगा ले और कभी खुद से दूर न जाने दे, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और अपनी नजर चुराने लगा। अरमान की ऐसी हरकतें देखकर छावनी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह भी अरमान को देखते रह गई। वह सच में बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने आज छावनी के मैचिंग नेवी ब्लू कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें वह कमाल का हैंडसम लग रहा था। छावनी भी उसे देख रही थी और उसकी तरफ बढ़ रही थी। वही छाया अपने गाउन को संभालते हुए मुंह बनाते हुए आगे बढ़ रही थी। दोनों बहनें कर के पास पहुंच गई। अरमान और छावनी एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी। वही छाया उन दोनों को हैरानी से देख रही थी और बोली, आप दोनों कितने अजीब हो, क्या देख रहे हो? एक दूसरे को अब अच्छे लग रहे हो तो एक दूसरे की तारीफ कर दो और जल्दी से चलो, मुझसे ये गाउन संभाला नहीं जा रहा। छाया की बात सुनकर वह दोनों अपनी ख्यालों से बाहर आए। अरमान हंसते हुए बोला, तुम सच में छोटी बच्ची हो छाया, इतना भी बड़ा गाउन नहीं है कि तुमसे संभल नहीं रहा है। छाया, किसी जन्म में लड़की बनना, उसके बाद ऐसे कपड़े पहनना, तब आपको पता चलेगा। दूसरों पर हंसना आसान होता है और वैसे भी आज के दिन मेरा मजाक मत बनाना। आज मेरा बर्थडे है तो आज तो आप सबको मुझे खुश रखना चाहिए। अरमान, अरे हम तो आपको खुश ही रखते हैं। वैसे हैप्पी बर्थडे, भगवान करे आपकी हर इच्छाएं पूरी हो और आपकी वजह से मेरी जिंदगी में भी खुशी आ जाए। अरमान की यह बात किसी को समझ में नहीं आई। वह दोनों बहनें उसे हैरानी से देख रही थी। तभी अरमान बात बदलते हुए बोला, अब जल्दी चलो और लेट हो रहा है, पार्टी शुरू हो जाएगी वरना हम तीनों के बिना ही। इतना कहकर अरमान ने कार का दरवाजा खोला और छावनी को अंदर बैठने के लिए कहा। छावनी प्यार के अंदर बैठ गई और उसके बाद छाया भी बैठ गई। अरमान ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गया और उनकी गाड़ी जल्दी से पार्टी प्लेस के लिए निकल। जैसे जैसे उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे छाया की हालत खराब हो रही थी। उसे फिर से आश्रित ठाकुर का सामना करना पड़ेगा। उनकी अजीब नजरों को खुद के ऊपर झेलना पड़ेगा। न जाने वह उस इंसान का सामना कैसे करेगी, कैसे उसके सामने देख पाएगी। छाया यही सब सोच रही थी और अपने दिल को थाम कर बैठी हुई थी। उसका पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो बस अपनी बहन के लिए ये सब कर रही थी। छाया का बिल्कुल मन नहीं था उस पार्टी में जाने का, क्योंकि वहां पर वह आश्रित ठाकुर होगा जिसका वह सामना नहीं करना चाहती थी। लेकिन छाया अपनी बहन का दिल भी नहीं दुखा सकती थी, इसलिए अपना मन मारकर उस पार्टी में जा रही थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक होटल के अंदर एंटर हुई। पार्किंग में गाड़ी को रोका गया। छाया और छावनी गाड़ी से बाहर निकली और एक तरफ खड़े हो गई। तभी अरमान गाड़ी से बाहर आया और बोला, चलो अंदर चलते हैं। उस होटल को देखते हुए छाया बोली, इतनी बड़ी होटल में पार्टी करने की क्या जरूरत थी, हम लोग इतना खर्चा नहीं करते हैं। अरमान, तो तुम्हें खर्च करना ही क्यों है भाई, अपने आप करेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। छाया, जी नहीं, हम किसी का एहसान नहीं लेते, मेरा बर्थडे है तो पार्टी में मेरी तरफ से ही होगी ना, और हम इतनी बड़ी होटल में वैसे भी कुछ नहीं करते, तो प्लीज अपने भाई से कह दीजिए कि यहाँ पर पार्टी ना दे।
अरमान, तुम पागल हो क्या? छाया, अब सब कुछ हो चुका है और कैसी बातें कर रही हो? एहसान की इसमें कोई एहसान नहीं होता है। कोई हमें पार्टी देता है तो वह हम पर एहसान नहीं कर रहा होता, वह बस अपनी माफ़ी जता रहा है। तो तुम्हें चुपचाप खुशी से उस पार्टी में शामिल होना चाहिए और अब मुझे कुछ नहीं सुनना, वरना मैं सीधा भाई को बुलाऊंगा, फिर वही तुमसे बात करेंगे। ये सुनते ही छाया चुप हो गई। वो आश्रित का सामना नहीं कर सकती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। छाया ने छावनी की तरफ देखा तो छावनी ने उसे शांत रहने का इशारा किया और वह तीनों होटल के अंदर जाने लगे। होटल के ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़े से पार्टी हॉल में बहुत खूबसूरत सजावट की गई थी, जहां पर ज्यादा लोग नहीं थे। होटल का स्टाफ मौजूद था, इसके अलावा और कोई भी नहीं था। ये देखकर उन तीनों को काफी हैरानी हुई। छावनी अरमान से बोली, कहीं हम गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गए हैं ना? वैसे यहाँ पर डेकोरेशन तो की गई है, लेकिन यहाँ पर स्टाफ के अलावा और कोई भी नहीं है। अरमान, एड्रेस तो यही है, लेकिन मुझे भी काफी हैरानी हो रही है कि यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं है। मेरा मतलब मेहमान क्यों नहीं आए? छाया अपने मन में बोली, पक्का कोई गड़बड़ है, मुझे तो वो इंसान ही नहीं लगता है। कहीं मिस्टर ठाकुर भूत तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भूत होता तो मैं उन्हें महसूस कैसे कर सकती थी? मैंने उन्हें टच भी किया है, उनके गले भी लगी हूँ। हाँ, वह है तो इंसान ही है। वो तीनों हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी होटल का मैनेजर वहां पर आया और बोला, गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबका हमारी होटल में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल मिस्टर ठाकुर ने कहा है कि यहीं पर बर्थडे पार्टी होने वाली है मिस छाया की, तो यहाँ पर सारी अरेंजमेंट हो चुकी है और मिस्टर ठाकुर भी बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। अरमान, वो सब ठीक है, लेकिन कोई गेस्ट क्यों नहीं आया? क्या पार्टी होने में अभी वक्त है? मैनेजर, जी नहीं, हमें सिर्फ 4 लोगों की अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया है और उन चारों के नाम हमारे पास शामिल है। पहला नाम है मिस्टर आश्रित ठाकुर, दूसरा है मिस्टर अरमान ठाकुर, तीसरा है मिस छाया, चौथा है मिस छावनी और चारों के लिए ये पार्टी की गई है। तो बस सारी अरेंजमेंट हो चुकी है, आप चारों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है। ये सुनकर वो तीनों हैरान हो गए। छाया बोली, ऐसी कैसी पार्टी है जिसमें सिर्फ हम 4 ही होंगे? इससे अच्छा तो हम पार्टी करते जिसमें हम हमारे दोस्त को बुलाते हैं, पड़ोसियों को भी बुलाते हैं, मोहल्ले वालों को भी बुलाते, लेकिन यहाँ पर तो बस घूम फिर कर हम चारों, ऊपर से वह इतना खतरनाक आपका बड़ा भाई, उसके सामने तो मैं देख भी नहीं सकती। छाया की बात सुनकर अरमान हैरान रह गया। तभी छावनी ने छाया का हाथ पकड़ा और उसे आंखें दिखाकर चुप रहने के लिए कहा। छाया भी जोश जोश में कुछ ज्यादा ही भूल गई थी और भूल गई थी कि वह बड़े भाई की बुराई छोटे भाई के सामने कर रही है। छाया डरते हुए अरमान की तरफ देख रही थी। तभी अरमान हंसने लगा और बोला, डरने की जरूरत नहीं है, सच में मेरा भाई बहुत खतरनाक है, सब लोग उससे डरते हैं, वह है ही इतना अजीब। अब यही देख लो, कितनी बढ़िया पार्टी अरेंज किया, सब कुछ कितना अच्छे से किया गया, सब कुछ एकदम हाई प्रोफाइल है, लेकिन मेहमान में सिर्फ हम चारों ही है और हम चारों ही आज के स्टारलाइट भी है। भाई के दिमाग को कोई नहीं पढ़ सकता है, जो भी है पार्टी तो है ही, तो एंजॉय करते हैं बिना किसी टेंशन के। अरमान की बात सुनकर छाया मुस्कुराने लगी और अपने मन में सोचने लगी कि ये इंसान कितना पॉजिटिव है, हर सिचुएशन को हंसी मजाक में बदल देता है और कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता है। सच में इस दुनिया को ऐसे ही इंसानों की जरूरत है। छावनी की नज़र खुद पर पाकर अरमान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह भी दीवानों की तरह छावनी की तरफ देखने लगा। दोनों की नज़रें एक बार फिर से मिल गई थी और दोनों खामोश होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी छाया ने उन दोनों की तरफ देखा और अपना सर पीट लिया और अपने मन में बोली, इन दोनों का पता नहीं अलग ही चलता रहता है, यहाँ पर मुझे घबराहट हो रही है और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। क्या करूँ, मैं भाग जाऊँ क्या यहाँ से? छाया ने इतना ही कहा था, तभी उसके कानों में दमदार आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह सहम जाती है और पीछे मुड़ने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। उसके ठीक पीछे आश्रित ठाकुर खड़ा था और पीछे से खूबसूरत छाया को अपनी कातिल निगाहों से देखते हुए बोला, भागने के बारे में सोचना भी मत, जहाँ जाओगी मुझे ही पाओगी। ये सुनकर छाया कांपने लगी, लेकिन वह पीछे नहीं मुड़ी। वही छावनी और अरमान अपने ख्यालों से बाहर आए और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो आश्रित वहां खड़ा था। आश्रित को देखकर अरमान खुशी से बोला, वाह भाई, क्या मस्त पार्टी ऑर्गेनाइज की है आपने, लेकिन यहाँ पर कोई गेस्ट ही नहीं है तो थोड़ा बोरिंग लग रहा है। आश्रित, जरूरी है क्या कि अपनी प्राइवेट लाइफ को सबके साथ शेयर किया जाए? जरूरी है क्या कि जो हमारे मन में है वह सबको बताया जाए? आश्रित ठाकुर को ज्यादा लोग पसंद नहीं है, इसलिए जितनी कम भीड़ उतनी ज्यादा खुशी, और यही मेरी तरफ से पार्टी है जिसमें हम चारों ही शामिल होंगे। जिसका बर्थडे है वो तो यहाँ पर है ही, तो बस फिर किसी और की जरूरत ही क्या है। छावनी, वैसे आपने ये ठीक ही किया, मुझे भी ज्यादा भीड़ पसंद नहीं है। छावनी ने इतना ही कहा था, तभी छाया बोली, लेकिन मुझे तो बहुत सारे लोग पसंद है, हम चारों के अलावा यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो मजा कैसे आएगा। छावनी ने छाया को आंख दिखाकर चुप रहने के लिए कहा। छाया ने उसकी तरफ मुंह बनाया और धीमी आवाज में कुछ ना कुछ बोलने लगी। वही आश्रित उसे पीछे से देखकर कातिल तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी दाढ़ी को मसलते हुए कहा, वैसे जिसका बर्थडे है क्या वो इसी तरह पूरे दिन पीठ दिखाकर खड़ी रहेगी या फिर कुछ कहेगी भी? आश्रित की बात सुनकर छाया का दिल धक धक करने लगा। वो सब समझ रही थी कि आश्रित क्या कहना चाहता है। वह छाया से बात करना चाहता है, लेकिन आज छाया उससे बात नहीं करेगी, ना उसके सामने देखेगी, क्योंकि आश्रित की नजरें छाया झेल नहीं पाती है। वही आश्रित उसके दीदार के लिए तड़प रहा था, पागल हो रहा था उसे देखने के लिए कि आज छाया कैसी लग रही है।
आश्रित के इतना कहने पर भी छाया ने उसके सामने नहीं देखा तो आश्रित आगे आया और ठीक उसके सामने खड़ा हो गया। अपने सामने आश्रित को देखकर छाया झेप गई और इधर उधर देखने लगी और आश्रित उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। कितनी खूबसूरत लग रही थी वह, एकदम परी की तरह। आश्रित की नज़र अचानक से छाया के कंधों पर पड़ी जो दिख रहे थे। ये देखकर उसको गुस्सा आने लगा और वह अपने दांत पीसते हुए बोला, ये सब क्या है? सब कुछ ठीक है लेकिन कंधे दिखाने की क्या जरूरत थी? आश्रित के गुस्से को देखकर तीनों हैरान रह गए। तभी छावनी बोली, क्या हुआ मिस्टर ठाकुर, कोई गलती हुई है क्या? छावनी की बात सुनकर आश्रित अपने मन में बोला, मुझे छाया को सबके सामने कुछ नहीं कहना चाहिए, अकेले में इससे बात करनी होगी, इसे समझाना होगा कि इस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। आश्रित छाया को घूरते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही कुछ कह रहा था। छावनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी अरमान बोला, चलिए पार्टी शुरू करते हैं और हमारी प्यारी छाया का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अरमान और छावनी आगे बढ़ने लगे, छाया भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। तभी आश्रित ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और गुस्से से उसे देखने लगा। आश्रित की गुस्सैल निगाहों को देखकर छाया घबराने लगी और अपना हाथ छुड़ाने लगी। आश्रित ने उसके हाथ को जोर से दबा दिया और गुस्से से बोला, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ चलो। छाया घबराते हुए बोली, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, वरना मेरी बहन ने ये सब देख लिया तो वह बहुत गलत मतलब निकालेगी। आश्रित गुस्से से बोला, क्या गलत मतलब निकालेगी? मैं जो भी कह रहा हूँ मुंह पर कहता हूँ, मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ और करके रहूंगा, तुम मेरी हो, समझ में आ रहा है तुम्हें? और मैं नहीं चाहता जो मेरा है वो इस तरह के कपड़े पहने। तुम्हारी बहन कैसे भी कपड़े पहने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। आश्रित की बात सुनकर छाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह इंसान क्या बोल रहा था, वो भी खुलेआम बिना किसी झिझक के? क्या वह छाया को प्रपोज कर रहा है? लेकिन उसके कहने के तरीके से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह प्रपोज कर रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह खुलेआम धमकी दे रहा है। छाया के तो होश उड़ गए थे और उसे अजीब सा डर लगने लगा था। उसने आश्रित से अपनी नजरें हटा ली और धीमी आवाज में बोली, देखिए आपका कोई हक नहीं बनता मेरे ऊपर जो आप इस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं, और मुझे न समझाएं कि मुझे कैसे कपड़े पहनना चाहिए और कैसे नहीं। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से और अपनी बड़ी बहन के अकॉर्डिंग जीती हूँ। इतना कहकर छाया ने अपना हाथ छुड़ा लिया और वहां से चली गई। आश्रित को बहुत गुस्सा आया, वह भी उसके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन तब तक छाया अरमान के पास जाकर खड़ी हो गई थी। अब आश्रित कुछ नहीं कर सकता था, वह बस गुस्से से छाया को घूर रहा था। उसकी नज़र बार बार छाया के कंधों पर जा रही थी जो कि खुले हुए दिख रहे थे, और वहां पर मेल स्टाफ भी मौजूद था और वह नहीं चाहता था कि छाया के शरीर का कोई भी अंग कोई भी गैर मर्द देखे सिवाय आश्रित के। आश्रित को छाया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई ऐसे कपड़े पहनने की, और ऊपर से वह आश्रित को इग्नोर कर रही है, उससे दूर भाग रही है ताकि आश्रित उसे कुछ कह ना पाए। लेकिन आज आश्रित उसे अच्छा खासा सबक सिखा कर रहेगा और उसे समझाएगा कि वह गलत नहीं कह रहा है। आश्रित गुस्से से छाया को घूर रहा था और लगातार उसे देखे जा रहा था। छाया को पता था कि आश्रित उसे देख रहा है, इसलिए वह उससे नजरें नहीं मिला रही थी और अपनी बहन और अरमान के पास चिपक कर खड़ी हुई थी। सामने टेबल पर एक प्यारा सा और सुंदर सा केक रखा हुआ था जिस पर एक परी की तस्वीर बनी हुई थी। छाया उस केक को देखकर खुश हो गई और बोली, वाह ये कितना सुंदर है, ये सब किसने किया? अरमान, ये सब भाई ने किया है तुम्हारे लिए। भले ही मेरे भाई इतनी सख्त दिखाते हैं लेकिन काम एकदम परफेक्ट करते हैं। अरमान की बात सुनकर छाया चुप हो गई और उसके चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई, लेकिन मन ही मन उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि आश्रित ने उसके लिए इतना सब कुछ किया है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे शक भी हो रहा था कि आश्रित ये सब क्यों कर रहा है, कहीं उसकी बहन से बदला तो नहीं लेना चाहता। छाया के दिल में ये बात घर कर गई थी कि आश्रित अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन यह असलियत नहीं थी। वो सच में बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसका गुस्सा उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस वजह से वो अपनी अच्छाई को छुपा रहा था। छावनी ने आश्रित की तरफ देखा और बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में आपने सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज किया है, इतना तो हम कर भी नहीं पाते। चलिए अब केक कट करते हैं। आश्रित ने उसकी तरफ नहीं देखा और बोला, हाँ। इतना कहकर आश्रित छाया की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर छाया घबराने लगी और उसने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी ऐसी हरकतों पर आश्रित को गुस्सा आ रहा था। क्या वह कोई राक्षस है जो छाया उससे दूर भागती और उससे इतना ज्यादा डरती है? वो क्या करेगी जब उसे जिंदगी भर आश्रित के साथ रहना पड़ेगा? तब वह कैसे उससे डर जाएगी, कैसे उससे बच पाएगी? आश्रित अरमान के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। छाया के हाथ में चाकू पकड़ाया गया और अरमान बोला, चलो अब केक कट करो क्योंकि मुझे केक खाने की बहुत इच्छा हो रही है। इतना कहकर अरमान मुस्कुराने लगा। छावनी उसकी मुस्कान को देख रही थी और बार बार उसकी तरफ ही देखी जा रही थी। छाया ने सबसे पहले मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाया और अपनी आंखें बंद कर अपने मन में बोली, हे भगवान, अगर मेरी बड़ी बहन पर कोई भी मुसीबत वाली है तो उस मुसीबत को पहले ही दूर कर दो। मैं अपनी बहन और उस मुसीबत के सामने चट्टान बनकर खड़ी हूँ और कभी अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगी। छाया भगवान से प्रार्थना कर रही थी और आश्रित उसे शिद्दत से देख रहा था। उसने भी अपनी आंखें बंद की और बोला,
इस लड़की के बर्थडे पर आज मैं एक विश मांगता हूँ कि इस लड़की को हमेशा के लिए मेरा बना दो, इसे मेरी जिंदगी में भेज दो ताकि फिर ये कभी मुझसे दूर ना जा पाए, दूर जाने के ख्याल भी ना देख पाए। इस तरह से इसे कैद कर लूँ अपनी बाहों में कि यह हिल भी ना पाए और मेरी मर्जी के बिना सांस भी ना ले पाए। आश्रित ने अपनी आंखें खोली और बेहद कातिल निगाहों से छाया को देखने लगा। छाया ने भी अपनी आंखें खोली और केक कट करने लगी। उसने केक कट किया और एक पीस लेकर अपनी बहन को खिलाने लगी। छावनी ने भी उसे केक खिलाया और उसके माथे को चूम लिया। छाया प्यार से बोली, मैं आज जहाँ पर भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ, तो मेरी जिंदगी की सारी खुशी सबसे पहले आपको मिलनी चाहिए छावनी, और मेरी जिंदगी की सारी खुशी मेरी छोटी बहन को मिलनी चाहिए, यही मेरी दुआ है तेरे लिए। दोनों बहनें प्यार से एक दूसरे को देख रही थी और अरमान उन दोनों को देख रहा था। वही आश्रित सिर्फ छाया को देख रहा था कि किस तरह से वो मुस्कुराती है, किस तरह से उसे अपनी बहन की चिंता है, अपनी बहन के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। तो जब उसे पता चलेगा कि आश्रित उसकी बहन से बदला लेने की कोशिश कर रहा है तो वह क्या करेगी, तो वह किस तरह से अपनी बहन को बचाएगी। छाया ने केक का पीस लिया और उसे अरमान के आगे कर दिया। अरमान ने थोड़ा सा केक खाया और छाया को भी खिला दिया और मुस्कुराने लगा। बाकी बचे केक के पीस को छाया ने वापस नीचे प्लेट में रख दिया और चुपचाप खड़ी हो गई। आश्रित उसे खतरनाक तरीके से देख रहा था। उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान थी। उसे पता था कि यह लड़की उसे केक नहीं खिलाएगी, लेकिन तभी छावनी ने छाया के कान में कहा, ये सब क्या तरीका है छाया, ये सब कुछ उन्होंने तुम्हारे लिए किया और तुम उन्हें ही केक नहीं खिला रही हो, ये तो कोई संस्कार नहीं हुए, अच्छा नहीं लगता है, जाओ उन्हें भी केक खिलाओ। छाया गुस्सा करते हुए बोली, नहीं दीदी, मैंने तुम दोनों को केक खिला लिया, मेरे लिए इतना काफी है, अब मैं उनको नहीं खिलाने वाली, उनके पास हाथ पैर है, वो खुद से केक खा लेंगे। छावनी ने गुस्से से उसे आंख दिखाई। मजबूरी में छाया ने केक का पीस लिया और आश्रित की तरफ बढ़ने लगी। आश्रित का दिल धक धक करने लगा। उसकी खूबसूरत सी परी उसकी तरफ आ रही थी हाथों में केक लेकर। आश्रित के चेहरे पर बेहद खतरनाक मुस्कान आ गई, जिसे देखकर छाया का दिल भी धक धक करने लगा। वह आश्रित के ठीक सामने खड़ी हो गई और अपना हाथ उसके मुंह की तरफ बढ़ा दिया। वह आश्रित से नजरें नहीं मिला रही थी और आश्रित उसे बेपनाह शिद्दत से देख रहा था। वो उसके पास आया और धीमे से बोला, इस तरह से कैसे खिला रही हो, थोड़ा चेहरे पर मुस्कान लाओ और प्यार से खिलाओ ना, तो खाने में भी मजा आएगा। आश्रित की बात सुनकर छाया के गाल लाल हो गए। उसने अपनी नजर फिर से हटा ली और थोड़ा और आश्रित के करीब जाकर उसके होठों के पास केक ले आई और बोली, ये लीजिए मेरे बर्थडे का केक खाइए। आश्रित के चेहरे पर बड़ी सी कातिल मुस्कान आ गई और उसने थोड़ा सा केक खाया, लेकिन अपने होठों को जानबूझकर छाया की उंगली पर लगा दिया। ये देखकर छाया कांप उठी। उसने झट से अपना हाथ हटा लिया और फटाफट अपनी बहन के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी ऐसी हरकतें देखकर छावनी और अरमान काफी हैरान थे। वही आश्रित के चेहरे पर कातिल मुस्कान थी। उसे तो पता था कि छाया को क्या हुआ है और वह क्यों इस तरह की हरकतें कर रही है। छाया का बदन कांप रहा था। उसे अभी भी वही एहसास हो रहे थे जब उसकी उंगली को आश्रित के होंठ ने छुआ था। कितने अजीब एहसास थे, दिल की धड़कन कितनी तेज हो गई थी। ये सब क्या था जो छाया अभी महसूस कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को शांत करने लगी। तभी अरमान बोला, चलिए केक कट तो हो गया है, अब हम सब डांस करते हैं, क्योंकि बर्थडे पार्टी में डांस के बिना कोई मजा नहीं है, इसलिए डांस तो होना ही चाहिए। इतना कहकर अरमान ने मैनेजर की तरफ देखा तो मैनेजर ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और उस पूरे हॉल की लाइट्स ऑफ हो गई। ये देखकर छावनी और छाया हैरान रह गई, लेकिन तभी एक स्पॉटलाइट हॉल के बीचों बीच जाकर गिरी, जहाँ पर अरमान जाकर खड़ा हो गया और खुशी से बोला, तो आज है मेरी दोस्त का बर्थडे, आज के दिन तो डांस होना ही चाहिए और इस पार्टी को और भी अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। अरमान की बात सुनकर छाया मुंह बनाते हुए बोली, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि यहाँ पर कितने सारे लोग खड़े हैं, घूम फिर कर हम 4 लोग ही तो हैं और क्या डांस करेंगे हम चारों। छाया की बात सुनकर छावनी बोली, जरूरी है कि डांस करने के लिए बहुत सारे लोग, हम चारों भी अच्छे से डांस कर सकते हैं। छाया ने मुंह बनाया और इधर उधर देखने लगी और आश्रित एक तक उसके नखरे, उसकी हरकतों को देख रहा था। धीरे धीरे उसे छाया के बारे में पता चल रहा था कि यह बहुत ज्यादा चुलबुली बच्ची जैसी लड़की है जिसे हर चीज को एंजॉय करना पसंद है। अरमान, तो अब हो जाए एक खतरनाक सा म्यूजिक। अरमान के इतना कहते ही वहां पर गाना बजना शुरू हो गया जो कि रोमांटिक था, जिसे सुनकर सब लोग हैरान रह गए, खासकर छाया और छावनी। वह दोनों बहन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वही आश्रित के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह अभी भी अंधेरे में भी सिर्फ छाया को देख रहा था। उसे छाया की थोड़ी सी झलक दिख रही थी और वह तरह तरह के जो मुंह बना रही थी वह भी आश्रित को नजर आ रहा था। उसके दिल में अरमान जाग रहे थे छाया के करीब जाने के। उस गाने को सुनकर छाया बोली, ये लीजिए सोने पर सुहागा हो गया है, एक तो यहाँ पर कोई नहीं है, बोरिंग सी पार्टी है, ऊपर से अभी रोमांटिक गाना बजने लग गया। अरे मेरा बर्थडे है, किसी की सगाई और शादी थोड़ी ना है जो ऐसे गाने बज रहे हैं। अरमान हंसने लगा और बोला, कोई बात थी, इसी गाने पर डांस कर लेते हैं। छाया ने मुंह बनाया और अपनी बहन की तरफ देखा तो छावनी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर अरमान के पास चली गई और डांस करने लगे। हालांकि उस गाने पर वह लोग डांस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी वह खुश थे और एंजॉय कर रहे थे। आश्रित एक तरफ खड़ा होकर उन्हें देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ छाया पर थी।
अरमान ने अपने भाई की तरफ देखा और इशारे से कहा, भाई आप भी आओ। अरमान के कहने पर आश्रित ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। वह बस उन तीनों को देख रहा था, या फिर यूं कहे सिर्फ छाया को देख रहा था। छाया को भी अब अच्छा लगने लगा था। वह भी इंजॉय कर रही थी और डांस कर रही थी, लेकिन उसे पता था कि आश्रित उसे देख रहा होगा, लेकिन वो उसको नहीं देखना चाहती थी, वरना वो फिर से घबराने लग जाती और पार्टी को इंजॉय नहीं कर पाती। कुछ देर डांस करने के बाद छाया अपनी बहन के कान में बोली, दीदी मुझे वॉशरूम जाना है। छावनी, ठीक है तो मैं तेरे साथ चलती हूँ। छाया, नहीं दीदी तुम यहीं पर रुको, मैं खुद चली जाऊंगी। छावनी ने हाँ कह दिया और छाया अपने गाउन को संभालते हुए वहां से चली गई। आश्रित उसे जाते हुए देख रहा था। वह सोचने लगा कि ये लड़की अकेली कहाँ जा रही है, उसे इस तरह से अकेले कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। आश्रित भी छाया के पीछे पीछे चला गया। छाया ने वेटर से वॉशरूम के बारे में पता किया और वहां से चली गई और लॉबी से आगे बढ़ रही थी और आश्रित उसके पीछे पीछे चल रहा था। छाया वॉशरूम के अंदर चली गई। आश्रित भी जाना चाहता था, लेकिन तभी उसने वॉशरूम के ऊपर बोर्ड देखा, लेडीज वॉशरूम, तो वह वहीं पर रुक गया और बाहर खड़ा होकर छाया का इंतजार करने लगा। काफी देर तक वह बाहर नहीं आई तो आश्रित उसके लिए परेशान हो गया और बाथरूम के दरवाजे को खटखटाने लगा। तभी अंदर से आवाज आई, कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। कैसी ड्रेस है ये? मैं तो वॉशरूम भी नहीं जा पा रही हूँ और मुझे इतनी जोर से वॉशरूम आई है। दीदी तुम ही हो ना बाहर? छाया की बात सुनकर आश्रित कुछ नहीं बोला। वो फिर से दरवाजे को खटखटाने लगा। छाया दरवाजे के पास आई। उसने दरवाजा जैसे ही खोला और अपने सामने आश्रित को खड़ा देखकर वह दंग रह गई और दरवाजे को वापस बंद करने लगी तो आश्रित ने दरवाजे को पकड़ लिया और बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी देर से अंदर क्या कर रही हो? छाया, कुछ नहीं, आप यहाँ से जाइए और मेरी बहन को बुलाए। आश्रित, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? छाया, मैं कह रही हूँ ना मैं ठीक हूँ, आप यहाँ से जाइए और मेरी बहन को बुलाए। छाया की बात सुनकर आश्रित को गुस्सा आया। उसने जोर से दरवाजे को खोल दिया और बाथरूम के अंदर आ गया। छाया उसे देखकर हैरान रह गई और गुस्से से बोली, यह क्या कर रहे हो? आपको समझ में नहीं आता? ये लेडीज वॉशरूम है और आप इसके अंदर नहीं आ सकते। आश्रित और ज्यादा गुस्से से बोला, जहाँ पर तुम होगी वहाँ पर मैं आ सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर आश्रित ने बाथरूम के दरवाजे को बंद कर दिया। छाया घबराने लगी और उससे दूर जाने लगे और आश्रित तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब छाया एक दीवार से टकरा गई थी और उससे चिपक कर खड़ी वो घबराते हुए आश्रित को देख रही थी। आश्रित उसे गुस्से से देखते हुए उसके पास आया और बोला, मुझसे दूर क्यों भागती हो इतना, जबकि तुम्हें मेरे पास ही आना है, वो भी उम्र भर के लिए। छाया घबराते हुए बोली, मुझसे दूर हो जाए, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी और ना आपके पास आना है। आश्रित ने गुस्से से छाया की ठोड़ी पकड़ लिया और उसे दबाते हुए गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने? मेरे पास नहीं आना? अरे लड़की, आना पड़ेगा, कोई पूछ नहीं रहा है तुमसे? छाया को दर्द होने लगा और वह आश्रित को धक्का देते हुए बोली, मुझसे दूर हटिए, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। छाया के चेहरे को देखकर आश्रित अपने होश में आया। वो इस तरह से छाया को चोट नहीं पहुंचा सकता। उसने छाया की ठोड़ी को छोड़ दिया और गहरी सांस लेते हुए बोला, क्यों करती हो ऐसा, जबकि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मैं बस तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। बार बार मुझसे दूर मत जाया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। पहली बार कोई ऐसी लड़की मिली है जो मुझे इतनी अच्छी लगी है और मैं इस लड़की को खोना नहीं चाहता। आश्रित की बातें सुनकर छाया बहुत डर रही थी। उसे आश्रित के अंदर एक पागल इंसान दिखाई दे रहा था जो हाथ धोकर छाया के पीछे पड़ गया है। छाया घबराने लगी और बोली, प्लीज मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है, इस तरह की बातें मत कीजिए। आश्रित के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई और वह छाया के बेहद करीब आया। उसके गाल से अपने गाल को रगड़ते हुए बेहद नशे से बोला, मुझसे डरो मत छाया, मेरे करीब आओ, फिर देखो तुम्हें कितना सुकून मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा जो आज तक तुम्हें नहीं मिला। छाया की तो हालत खराब हो रही थी। उसके शरीर का अंग अंग कांप रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। वो वहां से भागना चाहती थी लेकिन वो भाग नहीं सकती थी। आश्रित छाया की हसीन महक को महसूस करते हुए उसके बेहद करीब था। धीरे धीरे उसके हाथ छाया की कमर पर पहुंच गए और वो उसकी कमर को मसलने लगा। छाया की हालत खराब हो रही थी। वह तेज तेज सांस से ले रही थी। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। आश्रित उससे दूर हुआ और उसके सीने की तरफ देखने लगा जो ऊपर नीचे हो रहा था। ये देखकर तो आश्रित के अरमान 7वें आसमान पर पहुंच गए और उसने अपने होंठ छाया के होठों की तरफ बढ़ा दिए। ये देखकर छाया के होश उड़ गए। वो आश्रित को खुद से दूर करना चाहती थी लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। आश्रित उसके होठों के बेहद करीब आ गया और जैसे उसके होठों को चूमने लगा तभी छाया ने आश्रित के गले में अपना मुंह घुसा लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। आश्रित हैरान रह गया लेकिन उसने भी छाया को अपनी बाहों में भर लिया और आंखें बंद करके नशे से छाया की करीबी को महसूस करने लगा। छाया का बदन कांप रहा था और वह चुपचाप खड़ी थी, कुछ नहीं बोल रही थी ना कुछ कर रही थी। उसे बहुत जोर से बाथरूम आई थी लेकिन वह कर भी नहीं सकती थी, लेकिन उसने हिम्मत की और धीमी आवाज में बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। छाया की आवाज सुनते ही आश्रित उससे दूर हुआ और बोला, ठीक है चलो। छाया, क्या कह रहे हैं आप? मुझे वॉशरूम जाना है, आपको नहीं?
आश्रित, लेकिन इस ड्रेस की वजह से तुम वॉशरूम नहीं जा सकती, ऐसा मैंने तुम्हारे मुंह से ही सुना था, क्यों सही कह रहा हूं ना मैं? छाया, हाँ ये ड्रेस है, इतना अजीब सा है कि क्या ही कहूँ। आश्रित, प्रॉब्लम क्या है? छाया, आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप एक आदमी है और मैं एक लेडीज हूँ और हम दोनों अलग अलग हैं और मैं इस ड्रेस में वॉशरूम नहीं जा सकती। आश्रित, तो क्या करना चाहिए हमें? छाया, आप ऐसा कीजिए, मेरी बहन को बुला लीजिए, वो मेरी हेल्प कर देगी। आश्रित, मेरे होते हुए तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। छाया हैरानी से बोली, क्या कह रहे हैं आप? मेरी हेल्प नहीं कर सकते? मैं एक लड़की हूं और मुझे वॉशरूम जाना है, उसके लिए मुझे इस ड्रेस को खोलना पड़ेगा, तो क्या आप मेरे सामने खड़े रहेंगे? आश्रित, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मदद करूंगा तुम्हारी और तुम्हारे आसपास सिर्फ मैं रहूंगा, मुझे कोई और बर्दाश्त नहीं है जो तुम्हारे आसपास रहे और तुम्हारी ड्रेस को छुए। छाया के तो होश उड़ गए इंसान की बातें सुनकर, ये कितना बेशर्म है और किस तरह की बातें कर रहा, इसे शर्म नहीं आती एक लड़की से इस तरह की बातें करते हुए। छाया आश्रित से दूर होते हुए बोली, देखिए आप बाहर जाए और मेरी बहन को बुलाकर लाइए, मेरे पास मेरा फोन भी नहीं है, वरना मैं अपनी बहन को बुला लेती। आश्रित गुस्से से बोला, मैंने कहा ना मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरे सामने शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपना ही समझो। छाया हैरानी से बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? आपको पता है मुझे वॉशरूम जाना है, डांस नहीं करना है जो मैं आपके सामने आराम से कर लूं। आश्रित को गुस्सा आने लगा और वो जोर से बोला, मैं कह रहा हूं ना मेरे सामने करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। छाया बोली, छी आप कितने बेशर्म है और कितनी गंदी बातें कर रहे हो, एक लड़की आपके सामने वॉशरूम कैसे जा सकती है? आश्रित, एक लड़की नहीं, सिर्फ तुम और सिर्फ तुम ही मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने वॉशरूम जा सकती हो और कुछ भी कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। इतना कहकर आश्रित छाया की तरफ बढ़ने लगा। छाया डर के मारे पीछे हटने लगी, अंत में भी परेशान होकर वो बोली, ठीक है मैं तैयार हूँ। आश्रित के चेहरे पर मुस्कान आ गई, वो आदमी सच में छाया के प्यार में पागल हो गया और उसके साथ जबरदस्ती करने पर भी उतर आया है। छाया कुछ सोचने लगी और बोली, अब क्या करना है, कैसे करना ये तो बता दीजिए, या खड़े खड़े मुझे देखते रहेंगे? आश्रित, इसमें बताने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी ड्रेस को पकड़ लेता हूँ और तुम आराम से वॉशरूम चली जाओ। छाया शर्माने लगी और बोली, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज मुझे शर्म आती है। आश्रित, तुम चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारी ड्रेस को नीचे से पकड़ूंगा और तुम्हारे सामने बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, तुम्हारे सामने मेरी पीठ होगी। आश्रित की बात सुनकर छाया ने चैन की सांस और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वो दोनों एक बाथरूम की तरफ बढ़े। छाया ने दरवाजा खोल दिया, आश्रित नीचे झुका, उसने छाया की ड्रेस को पकड़ लिया और थोड़ा ऊपर उठा दिया और उसके सामने पीठ करके खड़ा हो गया और छाया वॉशरूम करने लगी। उसे बहुत शर्म आ रही थी लेकिन वह क्या कर सकती है, मजबूर जो थी वह। आश्रित के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो चुपचाप छाया के सामने पीठ करके खड़ा था। कुछ देर बाद छाया हिलने लगी तो आश्रित बोला, हो गया? छाया, हाँ। आश्रित वापस छाया की तरफ मुड़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। छाया को उससे बहुत शर्म आ रही थी और अब वो उससे नजर भी नहीं मिला पा रही थी। उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसने वॉश बेसिन में हाथ धोए और तेजी से बाथरूम से बाहर जाने लगी। आश्रित तेजी से उसके पीछे पीछे चलने लगा लेकिन छाया उसके हाथ में नहीं आ रही थी। आश्रित बेचैन हो रहा था, तड़प रहा था उसके पास जाने के लिए, लेकिन ये लड़की उसे इग्नोर कर रही थी जो आश्रित को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। छाया तेजी से भागते हुए हॉल में अपनी बहन के पास आ गई और उससे चिपक कर खड़ी हो गई। आश्रित अब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह भी चुपचाप जाकर खड़ा हो गया और छाया को घूरने लगा। छाया को देखकर छावनी बोली, तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? छाया, इस ड्रेस की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। छावनी, तो मुझे बुला देना था ना। छाया, मेरा फोन तुम्हारे पास ही तो रह गया है। छावनी, तो फिर तुम वॉशरूम कैसे गई? छावनी के इतना कहते ही छाया के गाल लाल हो गए। उसके सामने वह नजारा घूमने लगा जब आश्रित वॉशरूम करने में उसकी मदद कर रहा था। किस तरह से उसने उसकी ड्रेस को पकड़ा हुआ था और उसके सामने ही वॉशरूम कर रही थी। सच में उसे खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज उसने अपने डर के मारे क्या कर दिया था, एक आदमी के सामने झुककर उसकी जिद को मान लिया था और उसके सामने ही वॉशरूम कर दिया था। लेकिन वो भी क्या कर सकती थी, आश्रित है ही इतना खतरनाक इंसान जो पूरी तरह से पागल हो चुका है। पता नहीं वह छाया से क्या चाहता है और क्यों उसके पीछे पड़ा है। छाया को तो समझ में ही नहीं आ रहा था, मजबूरी में उसने आश्रित को हाँ कह दिया था। छाया की चुप्पी को देखा घर छावनी बोली, क्या हुआ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ऐसे चुप क्यों हो? छाया अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, कुछ नहीं, मैंने जैसे तैसे करके अपनी ड्रेस को संभाल लिया और वॉशरूम कर लिया। छावनी, ठीक है चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। छाया, नहीं अब मैं थक गई हूँ, मुझे घर जाकर सोना है। छावनी, इतनी जल्दी सोना है, अभी जो डिनर भी नहीं किया है। छाया परेशान होकर बोली, अभी डिनर करना बाकी रह गया क्या, मुझे तो घर जाना है। छाया ने इतना ही कहा था तभी आश्रित जोर से बोला, अब सब लोग डिनर कर लेते हैं।
आश्रित की बात सुनकर छाया ने उसकी तरफ देखा और तभी आश्रित ने भी उसके सामने देखा तो छाया ने झट से अपनी नज़र चुरा ली और जमीन की तरफ देखने लगी। आश्रित की बात सुनकर अरमान बोला, ठीक है, जल्दी से डिनर कर लेते हैं, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं। वो चारों डिनर करने चले गए। उनके लिए स्पेशल डिनर टेबल अरेंज किया गया था जिस पर वह चारों जाकर बैठ गए। छाया जानबूझकर आश्रित से दूर भाग कर रही थी, इसलिए गलती से वो अरमान के पास जाकर बैठ गई और ये देखकर आश्रित को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि सबके सामने वह अभी एक्सपोज नहीं होना चाहता था। अभी उसे छाया की बड़ी बहन से बदला भी तो लेना था। छाया अरमान के पास बैठी हुई थी और बगल में बैठी अपनी बहन से बातें कर रही थी। आश्रित अपनी कातिल निगाहों से उसे घूरे जा रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई आश्रित से दूर जाने की। छाया आश्रित को अच्छा खासा इग्नोर कर रही थी। उसे तो आश्रित से डर लगता है, इसलिए वो उससे नजरें चुराती है। उन चारों ने डिनर शुरू कर दिया। छाया चुपचाप डिनर कर रही थी और आश्रित उसे घूर रहा था। छाया को पता था कि वह उसे घूर रहा है, लेकिन वह जानबूझकर उसके सामने नहीं देख रही थी। कुछ देर बाद डिनर हो जाने के बाद छावनी बोली, अब हम दोनों को चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, कल छाया को कॉलेज भी जाना है और मुझे भी अपनी जॉब पर जाना है। आश्रित और अरमान नहीं चाहते थे कि वह दोनों बहनें वहां से जाएं, लेकिन अब वो उन्हें रोक भी नहीं सकते थे। आश्रित ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अरमान बोला, ठीक है, हम तुम दोनों को छोड़ देते हैं, इस वक्त अकेला जाना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। छावनी ने हाँ कह दिया और वह चारों उस होटल से बाहर निकल गए। बाहर उनके लिए गाड़ी पहले से रेडी थी। छाया को पता था कि आश्रित उसके पास में बैठने की कोशिश करेगा और छाया को उसके पास नहीं बैठना था, इसलिए मौका पाते ही छाया जानबूझकर ड्राइवर के बगल में जाकर बैठ गई, यानी कि आगे पैसेंजर सीट पर बैठ गई। छाया की ऐसी हरकत देखकर सब लोग हैरान रह गए, लेकिन उसे बच्ची समझकर सब लोग हंसने लगे। लेकिन आश्रित को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे सब पता था कि इस लड़की ने ऐसा क्यों किया है। आश्रित ने उसे गुस्से से घूरा और वह भी जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी वहां से निकल गई और सबसे पहले उन्होंने छाया और छावनी को उनके अपार्टमेंट के बाहर छोड़ दिया। छाया जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली और बिना पीछे मुड़े, बिना किसी को देखे जल्दी से अपने अपार्टमेंट के अंदर भाग गई। आश्रित उसे भागते हुए देख रहा था, किस तरह से वह अपने गाउन को पकड़कर भाग रही थी और एक बार भी उसने पलट कर नहीं देखा था। आश्रित बस उस दिन के इंतजार में था जब ये लड़की उसके हाथ में होगी, उसकी कब्जे में होगी, तब वो उससे चुन चुन कर बदले लेगा और तब उसे बताएगा कि आश्रित ठाकुर को इग्नोर करने का अंजाम क्या होता है। छावनी भी गाड़ी से बाहर निकलने लगी, तभी उसका लहंगा आश्रित के जूते के नीचे फंस गया। ये देखकर वह हैरान रह गई। आश्रित ने भी जब ये देखा तो नीचे झुका, इतने में छावनी भी नीचे झुकी। आश्रित और छावनी का सर आपस में टकरा गया। छावनी को चोट लगी और वह बोली, सॉरी। आश्रित ने कुछ नहीं कहा, वह उससे दूर हो गया। छावनी ने अपना गाउन पकड़ा और वहां से तुरंत निकल गई। गाड़ी से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगी, तभी अरमान भी गाड़ी से बाहर निकला और छावनी को जाते हुए देखकर बोला, बाय नहीं कहोगी छावनी? अरमान की आवाज सुनते ही छावनी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। वह पीछे मुड़ी और बोली, बाय उसे कहते हैं जिनसे कभी मिलना नहीं होता, लेकिन हम जरूर मिलेंगे, सी यू सून। छावनी की बात सुनकर अरमान के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई। वह दीवानों की तरह उसे देखने लगा और छावनी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। कुछ ही देर में छावनी अरमान की नजरों से ओझल हो गई, लेकिन वह प्यार में दीवाना अभी भी वहीं पर खड़ा था। तभी उसके कान में गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई थी, जिससे वह अपने ख्याल से बाहर आया और जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ गया और उनकी गाड़ी ठाकुर विला के लिए निकल गई। रात के 10 बजे आश्रित लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, तभी असीम और श्रीति उसके कमरे में आए। उन दोनों को देखकर आश्रित समझ गया कि वह क्या कहना चाहते हैं। वह तीनों सोफे पर बैठे हुए थे। तभी असीम बोला, तो क्या सोचा तुमने फिर? जो मैंने तुमसे कहा था उसके बारे में क्या फैसला तुम्हारा? आश्रित, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आश्रित की बात सुनकर वह दोनों हैरान रह गए। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि आश्रित इतनी आसानी से मान गया था, वह भी शादी के लिए, और वह भी उस लड़की से जिस लड़की से उसने थोड़े दिन पहले ही लड़ाई की थी। लेकिन असीम और श्रीति खुश थे कि उनका बेटा शादी के लिए तैयार हो गया है। उन दोनों की खुशी को देखकर आश्रित बोला, ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले उस लड़की को तो मना लीजिए। क्या वह शादी के लिए तैयार है या सिर्फ मेरा तैयार होना ही काफी है? असीम, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं और श्रीति कल उससे बात करने जाएंगे और उसे भी मना लेंगे। आश्रित, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ। असीम और श्रीति बहुत खुश हो गए। असीम ने तो अपने बेटे को सीने से लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, बहुत गर्व है मुझे तुम पर, बस अब जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए, फिर इस घर में एक नई बहू आ जाएगी और खुशी ही खुशी आ जाएगी। आश्रित ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। कुछ देर बाद श्रीति और असीम उसके कमरे से चले गए। उनके जाते ही आश्रित के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वह बोला, सॉरी माँ पापा, बहू तो आएगी, लेकिन जिसे आप सोच रहे हैं वह नहीं, बल्कि जिसे मैं चाहता हूँ वो बहू बनकर इस घर में आएगी, मेरी बीवी बनकर, मेरी जिंदगी बनकर। आश्रित के कुटिल दिमाग में कुछ बहुत खतरनाक चल रहा था, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। जैसा वह दिखा रहा था वैसा असल में था नहीं।
असीम और श्रीति इस चक्कर में खुश थे कि उनका बेटा शादी के लिए रेडी हो गया है, लेकिन असीम यह नहीं जानता था कि आश्रित तो कुछ और ही सोच रहा है। वह तो छावनी से बदला लेना चाहता है, क्योंकि वह अभी भी भूला नहीं है जिस तरह से छावनी ने उसकी बिल्डिंग के बाहर वह आंदोलन किया था, जिसकी न्यूज़ पूरे मीडिया पर फैल गई थी और आश्रित के बारे में नेगेटिव चीज मीडिया में आई थी जो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वह इतनी आसानी से छावनी को माफ नहीं कर सकता था और उसे बदला लेने के लिए तत्पर था। अगले दिन शाम के 4 बजे छावनी और छाया घर आ चुकी थी। छाया हमेशा की तरह किचन में अपने और अपनी बहन के लिए कॉफी बना रही थी। वही छावनी हॉल में बैठकर कुछ फाइल रीड कर रही थी। तभी उनके अपार्टमेंट की डोर बेल बजती है। छावनी अपनी जगह से खड़ी होती है और वह दरवाजे को खोलती है तो सामने एक आदमी और औरत को देखती है जो कि उम्र में काफी बड़े दिख रहे थे, लेकिन उस आदमी को देखकर छावनी पहचान गई कि यह तो मिस्टर असीम ठाकुर है। असीम को वहां पर देखकर छावनी काफी हैरान हुई, लेकिन असीम उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ बेटा, हमें अंदर नहीं आने दोगी? असीम की बात सुनकर छावनी बोली, नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, आए ना आइए आंटी। असीम और श्रीति अपार्टमेंट के अंदर आए। छावनी ने उन्हें इज्जत के साथ सोफे पर बिठा दिया और उनके सामने देखते हुए बोली, क्या बात है अंकल, सब कुछ ठीक तो है ना? असीम, सब कुछ ठीक है बेटा, इससे मिलो, ये है मेरी पत्नी श्रीति ठाकुर, आश्रित की माँ है ये। छावनी ने श्रीति को नमस्ते किया। श्रीति प्यार से उसे देख रही थी। सच में बहुत खूबसूरत और प्यारी लड़की है और आश्रित के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। असीम, तुम्हें हमें यहाँ देखकर काफी हैरानी हो रही होगी बेटा, लेकिन बात ही इतनी जरूरी थी कि हम दोनों को यहाँ पर आना पड़ा तुमसे मिलने के लिए। छाया किचन से बाहर आई और उन अनजान लोगों को हैरानी से देखने लगी। असीम और श्रीति की नज़र भी छाया पर पड़ी। वह दोनों उसे देख रहे थे। वह भी बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल छावनी जैसी ही दिखती है। छाया को देखकर असीम बोला, ये कौन है बेटा? छावनी, यह मेरी छोटी बहन है छाया, हम दोनों साथ में ही रहते हैं। श्रीति की नज़र तो छाया पर जमी हुई थी। उसे वह ज्यादा अच्छी लग रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत दिख रही थी। छाया उन दोनों को हैरानी से देखते हुए छावनी के पास आई और इशारों से पूछने लगी कि वह दोनों कौन है। तभी छावनी बोली, यह मिस्टर असीम ठाकुर और यह उनकी पत्नी श्रीति आंटी, ये दोनों मिस्टर आश्रित ठाकुर के माता पिता है। ये सुनकर छाया हैरान रह गई, लेकिन उन दोनों के सामने मुस्कुराते हुए उन दोनों को नमस्ते बोलकर वापस किचन के अंदर चली गई उनके लिए चाय बनाने के लिए। छाया के जाते ही असीम बोला, छावनी बैठो, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। छावनी ने हाँ कहा और सामने सोफे पर बैठ गई। वह असीम और श्रीति की तरफ देख रही थी। तभी असीम बोला, छावनी, तुम तो जानती हो कि मेरे बेटे का स्वभाव कैसा है। वह बुरा नहीं है, दिल उसका बहुत साफ है और कभी किसी का बुरा चाहता भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक फितूर सवार है। अमीरी और गरीबी का मतलब वह ऊंचे लोगों को ऊंचा मानता है और जो गरीब होते हैं उनके साथ बुरा नहीं करता, लेकिन थोड़ा भेदभाव करता रहता है। छावनी, हाँ ये तो मैं भी महसूस किया है, लेकिन अब वो ऐसे नहीं है। असीम, हाँ अब वो बदल रहा है। पता नहीं अचानक से उसे ऐसा क्या हुआ कि वह बदल रहा है। तुमने खुद ने देखा, उसने सबके सामने तुमसे माफी मांगी है और उस जमीन से भी पीछे हट गया है। छावनी, हाँ अंकल, ये बात सच है कि मिस्टर आश्रित ठाकुर अब बदल रहे हैं। मैंने भी उनके अंदर काफी बदलाव देखे हैं और अब वो काफी अच्छे से बात भी करते हैं। छावनी की बात सुनकर असीम और श्रीति एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ ही देर में छाया चाय लेकर वहां पर आई और सबको सर्व करने लगी और छावनी के पास जाकर खड़ी हो गई। असीम, देखो बेटा, ज्यादा बात को घुमाना मुझे और मेरी पत्नी को नहीं आता है। हम लोग तुमसे सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि क्या तुम हमारे बेटे से शादी करोगी? दरअसल मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बेटे आश्रित से शादी कर लो और उसकी जिंदगी में आकर उसे पूरी तरह से बदल दो। मैंने महसूस किया है कि जब से तुम उसकी जिंदगी में आए हो तब से वह बदल गया है। अब वह खुद के अलावा दूसरों के बारे में भी सोचने लगा है। अब वह हमसे बात करने लगा है और सबसे बड़ी बात, उसने तुमसे माफी मांगी है, जो कि बहुत हैरान कर देने वाला है, क्योंकि मेरा बेटा कभी किसी के आगे नहीं झुकता, लेकिन तुम्हारे आगे झुक रहा है। इसका मतलब तुम्हारा जादू उसके ऊपर चल रहा है। अगर तुम उसकी जिंदगी में आ गई, उसकी पत्नी बन गई, तो मेरा बेटा पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ। असीम की बात सुनकर छावनी और छाया दोनों ही हैरान रह गई। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। खासकर छाया हैरान थी। उसने तो ख्यालों में भी कभी नहीं सोचा था कि आश्रित और उसकी बहन की शादी होगी भी। छावनी काफी हैरान थी। उसने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वह आश्रित से शादी कर सकती है। छावनी की चुप्पी को देखकर असीम बोला, देखो बेटा, मैं समझ सकता हूँ अचानक से तुम्हारे सामने मैं ये सब कह रहा हूँ तो तुम्हारे लिए इसे स्वीकार करना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूँ अपने बेटे के लिए। श्रीति, हाँ बेटा, मैं भी यह चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है, लेकिन वह अपनी अच्छाई को छुपा देता है, मार देता है सिर्फ बिजनेस के लिए, और मैं चाहती हूँ कि उसकी अच्छाई और उसका नर्म दिल दुनिया के सामने आए और वह सिर्फ तुम कर सकती हो। प्लीज मेरे बेटे से शादी कर लो। उससे शादी करने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हम तुम्हें पैसों की होशियारी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो तुम्हारे और तुम्हारी बहन की जिंदगी से भी सारी कमियां दूर हो जाएंगे। तुम दोनों को भी एक अच्छी और संतोषजनक लाइफ मिल जाएगी जिसमें कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारी बहन इतनी छोटी है, अभी उसकी पढ़ाई चल रही होगी, उसकी पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
हमारे घर में रिश्ता जोड़ने से तुम्हारा फायदा ही होगा बेटा, तुम ठाकुर खानदान की बहू बन जाओगी, आश्रित जैसा पति मिल जाएगा, तुम्हें सब कुछ अच्छा होगा और आश्रित तुमसे कभी लड़ाई नहीं करेगा, इसकी गारंटी हम दोनों लेते हैं। लेकिन प्लीज मेरे बेटे से शादी कर लो, इसमें तुम्हारा और तुम्हारी बहन का कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी गारंटी हम दोनों देते हैं। श्रीति की बात सुनकर तो छावनी और छाया और हैरान रह गए। छावनी तो सोच में पड़ गई थी, लेकिन छाया को ये सब बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। वह मान ही नहीं सकती कि आश्रित शादी के बाद छावनी के ऊपर गुस्सा नहीं करेगा और उससे लड़ाई नहीं करेगा, बल्कि उसे तो और ज्यादा हक मिल जाएगा छावनी को झुकाने का और उससे लड़ाई करने का, जो कि छाया बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे पता है कि आश्रित क्या चाहता है। आश्रित तो छाया के पीछे पड़ा है, वह तो उसे हासिल करना चाहता है, फिर वह छावनी से शादी करके क्या करेगा। छावनी गहरी सोच में पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या फैसला लेना चाहिए। उसके सामने पता नहीं क्यों बार बार आश्रित और अरमान का चेहरा घूम रहा था और वो कंफ्यूज हो रही थी कि उसे क्या फैसला लेना चाहिए। लेकिन जो मिस्टर असीम और श्रीति कह रही थी वह भी गलत नहीं था। लेकिन छावनी ने कभी आश्रित के बारे में ऐसा नहीं सोचा था कि वह उससे शादी कर लेगी और उसके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। छावनी के चेहरे को देखकर छाया को घबराहट हो रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि छावनी की शादी आश्रित के साथ हो, क्योंकि छाया को सब पता है कि आश्रित किस तरह का इंसान है और वह छाया के पीछे पड़ा है, तो वह छावनी से शादी कैसे कर सकता है। छाया को अपनी बड़ी बहन की चिंता हो रही थी और वह उसके फैसले का इंतजार कर रही थी। छावनी के कंफ्यूज चेहरे को देखकर असीम बोला, देखो बेटा, मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ, तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगा, ना तुम्हारी जिंदगी को खराब करूंगा। देखो तुम्हारी उम्र शादी के लायक ही है और मेरा बेटा भी तुमसे शादी के लिए तैयार है। उसने कल ही मुझसे कहा है कि वह तुमसे शादी करने के लिए तैयार है और उसने खुद ने कहा है कि छावनी से पूछा जाए कि क्या वह शादी के लिए तैयार है, तभी वह तुमसे शादी करेगा। तो अब तुम्हारा क्या फैसला है वो बताओ बेटा। असीम की बात सुनकर छावनी और छाया दोनों हैरान रह गई। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि आश्रित ने शादी के लिए हाँ भी कह दिया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। छावनी यही सब सो रही थी, तभी उसके दिमाग में ये सब घूमने लगा कि शायद आश्रित छावनी को पसंद करने लगा है। तभी तो उसने छावनी से सबके सामने माफी भी मांगी थी और उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। इसका मतलब आश्रित छावनी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये सोचकर तो छावनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे भी यह सब अच्छा लग रहा था कि कोई उसे पसंद करता है। उसने सामने से रिश्ते के लिए हाँ कहा है और छावनी के जवाब का इंतजार कर रहा है। छावनी यही सब सोच रही थी, तभी उसके सामने अरमान का चेहरा घूमने लगा। अचानक से छावनी की मुस्कान भी गायब हो गई और वह अरमान के बारे में सोचकर परेशान होने लगी। उसके परेशान चेहरे को देखकर असीम बोला, क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम चाहो तो एक बार आश्रित से बात कर सकती हो, वैसे वह खुद तुमसे बात करना चाहता है, उसने मुझसे कहा था। असीम की बात सुनकर छावनी अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, हाँ मुझे उनसे एक बार बात करनी है, उसके बाद ही मैं कोई फैसला ले पाऊंगी। असीम ने हाँ कह दिया और तुरंत आश्रित को कॉल लगा दिया। छाया को बहुत चिंता हो रही थी। उसकी बहन पिघल रही थी और गलत रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, जो कि उसके लिए सही नहीं होगा। छाया को तो खुद को हैरानी हो रही थी कि आश्रित ने शादी के लिए हाँ कैसे कह दिया है, जबकि आश्रित ने छाया से साफ कहा है कि वो उसे हासिल करना चाहता है। छाया ने छावनी का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ आने के लिए कह दिया। छावनी खड़ी हुई और छाया के साथ जाने लगी, तभी वहां पर आश्रित आ गया। आश्रित को वहां पर देखकर वह सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसे कॉल किया था और वह इतना जल्दी वहां पर कैसे आ गया था। आश्रित घर के अंदर आया और असीम के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसकी निगाहें छाया पर टिकी हुई थी। वह अपनी कातिल निगाहों से छाया को देख रहा था। वही छाया आश्रित को देखकर अपनी नजरें चुराने लगी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था इस इंसान पर। छाया छावनी को लेकर जाने लगी, तभी आश्रित बोला, रुको, तुम्हारी बहन तो तुम्हारे साथ ही रहती है ना, तुम तो उससे बाद में भी बात कर सकती हो, लेकिन फिलहाल मुझे उससे बात करनी है, क्योंकि बात हमारी जिंदगी की है। आश्रित की बात सुनकर छावनी का दिल धड़कने लगा। उसे अजीब से एहसास हो रहे थे जिन्हें वह समझ नहीं पा रही थी। छावनी ने छाया कहा छोड़ दिया, ये देखकर छाया परेशान हो गई। असीम बोला, ठीक है, तो अब तुम दोनों आपस में बात कर लो, हम लोग यहीं पर हॉल में बैठे हैं। आश्रित ने हाँ कह दिया और वह छावनी से बोल, तो क्या हम बात कर सकते हैं अकेले में? छावनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और आश्रित को लेकर अपने कमरे के अंदर चली गई। छाया भी उनके पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन असीम ने उसे रोक दिया और अपने पास बुला लिया। मजबूरी में छाया को वहां पर आना पड़ा और असीम और श्रीति के पास बैठना पड़ा। छाया उनके पास बैठी थी, लेकिन उसका मन अपनी बहन के अंदर लगा हुआ था। पता नहीं वह आदमी उसकी बहन से क्या बात कर रहा होगा, किस तरह उसके दिमाग को घुमा रहा होगा। छाया को वहां पर जाना ही होगा, लेकिन वह कैसे जाए? छाया की बेचैनी देखकर असीम बोला, क्या हुआ बेटा तुम्हें, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बड़ी बहन का रिश्ता फिक्स हो रहा है। छाया, मैं खुश हूँ, लेकिन एक बार जानना चाहती हूँ, क्या मेरी बहन सच में तैयार है या नहीं? श्रीति, तुम्हारी बहन तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमारे बेटे में और इस रिश्ते में कोई कमी नहीं है, तुम चिंता मत करो बेटा। वैसे तुम अपने बारे में बताओ कुछ। छाया उनसे बातें करने लगी, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वह उनसे बात करे। वह तो अपनी बहन के पास जाना चाहती थी।
वहीं छावनी के कमरे में छावनी खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर देख रही थी। आश्रित उसके पीछे खड़ा उसे गुस्से से घूर रहा था। उसका बिल्कुल मन नहीं था इस लड़की से बात करने का या इसे अपनी जिंदगी का थोड़ा सा भी टाइम देने का, लेकिन क्या करे, वो मजबूर था। उसे अपना बदला लेना था। अपने दिल पर पहाड़ रखकर आश्रित आगे आया और बोला, तो जैसा कि तुम्हें बताया ही होगा कि मेरे माता पिता चाहते हैं कि हम दोनों आपस में शादी कर ले, तो तुमने इस बारे में क्या सोचा है? क्योंकि मेरी तरफ से तो हाँ है। छावनी हैरानी से उसे देखते हुए बोली, क्या आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, ना दोस्ती ना दुश्मनी। हम दोनों को एक दूसरे से मिले हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है और अचानक से शादी, और आपने भी हाँ कह दिया। आश्रित, तुम सही कह रही हो, सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा है, लेकिन मेरे माता पिता काफी वक्त से चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं और उन्हें लगता है कि तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट चॉइस हो, और मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद तुम मेरे लिए सही हो, क्योंकि तुमने मेरे विचारों को बदलने की कोशिश की है और तुम्हारी बात मानकर मैंने उस जमीन को भी छोड़ा है। मैं कभी किसी से माफी नहीं मांगता, लेकिन मैंने तुमसे माफी मांगी है। शायद हो सकता है कि तुम्हारा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हो गया हूँ, इसलिए मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। देखो, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, ना मैं ना मेरे माता पिता, सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं तुम्हें अपनी तरफ से इतना वादा जरूर दे सकता हूँ कि शादी के बाद भी मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। जिस तरह से तुम रहना चाहती हो रह सकती हो, तुम जॉब करना चाहती हो तो वह भी कर सकती हो, मेरी तरफ से तुम्हें छूट है। और अगर तुम शादी के लिए मना करती हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी पहली चॉइस तो तुम ही हो। आश्रित की बातें छावनी के दिल में उतर रही थी। उसकी बातें छावनी को प्रभावित कर रही थी और वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह उसकी बातों में फंसती जा रही थी। छावनी कंफ्यूज होकर बोली, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं, सब कुछ इतना जल्दी में हो रहा है। आश्रित ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारा फ्यूचर बदल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में सारी सुख सुविधा आ जाएगी, तुम्हारी बहन का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट हो जाएगा। और हम तुम्हारे ऊपर कुछ भी दबाव नहीं बना रहे हैं, बस मेरी फैमिली को तुम अच्छी लगती हो, मेरे लिए तो वह चाहते कि तुम मुझसे शादी कर लो। बाकी फैसला पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम और भी कुछ मुझसे पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। आश्रित की बातें छावनी के दिल में उतर रही थी और वह उसकी तरफ आकर्षित होती जा रही थी। कुछ पल के लिए छावनी शांत हो गई और बोली, ठीक है, मैं 5 मिनट में आती हूँ, फिर आपको अपना फैसला बताती हूँ। आश्रित ने हाँ कह दिया और वह कमरे से बाहर चला गया। वह हॉल में आया और छाया के बगल में जाकर बैठ गया। आश्रित को अपने करीब देखकर छाया हड़बड़ा गई और जल्दी से वहां से खड़ी होकर एक तरफ चली गई। छाया को ऐसा करता देख आश्रित के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। आश्रित को वहां पर देखकर असीम बोला, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों ने बात कर ली? क्या फैसला लिया छावनी ने? आश्रित, उसका जो भी फैसला होगा वह हमें आकर बता देगी, हमें इंतजार करना चाहिए। असीम ने हाँ कह दिया। छाया वहां से जाने लगी क्योंकि यही मौका था अपनी बहन से बात करने का। वह जैसे ही वहां से जाने लगी तभी आश्रित जोर से बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं पर खड़ी रहोगी। शादी तुम्हारी बहन की होने वाली है, तुम्हारी नहीं कि तुम उसके दिमाग को घुमाने की कोशिश करो। वह क्या फैसला लेगी वह हम सबको पता चल जाएगा, चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो। आश्रित की बात सुनकर छाया झेप गई और चुपचाप वहां पर खड़ी हो गई। वहीं आश्रित के ऐसे बर्ताव को देखकर श्रीति बोली, ये क्या बात हुई बेटा, तुम इतनी प्यारी बच्ची से गुस्से से बात क्यों कर रहे हो? छावनी इसकी बड़ी बहन है, इसका भी हक बनता है जानने का। आश्रित, ये बच्ची है ना, उसके साथ बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ। बच्चों को बड़ों के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं होती। इसकी बहन समझदार है, वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकती है। छाया ने आश्रित को गुस्से से घूरा और फिर उससे नजर हटाकर चुपचाप वहां पर खड़ी रही। कुछ देर बाद छावनी हॉल में आ गई। उसके आते ही श्रीति उसके पास आई और उसे अपने पास इस पर बिठा दिया और उसके माथे पर हाथ रखकर प्यार से बोली, तो क्या फैसला लिया तुमने बेटा? क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो या नहीं? छावनी घबरा रही थी, वही छाया परेशानी से उसे देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसकी बहन शादी के लिए मना कर देगी, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था। छावनी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूं क्योंकि मुझे आपके परिवार के ऊपर यकीन है और मिस्टर आश्रित ने भी मुझे विश्वास दिलाया है कि शादी के बाद भी मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा और मैं अपने अनुसार जिंदगी बिता सकती हूं, तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। छावनी की बात सुनकर छाया के तो पैरों पहले जमीन खिसक गई। वह यह नहीं चाहती थी कि उसकी बहन इस खतरनाक इंसान से शादी करे जिनका असली रूप कुछ और ही है। छाया को बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी बहन पर। उसकी बहन ऐसा फैसला कैसे ले सकती है, उसे भी समझना चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते थे। छाया को अभी की अभी अपनी बहन से बात करनी थी, लेकिन उसकी बहन उसे अकेले में मिल ही नहीं रही थी। छावनी का फैसला जानकर असीम और श्रीति खुश हो गए। उनका सपना पूरा होने जा रहा है। उनके बेटे की शादी उनकी मनपसंद की लड़की से होने जा रही है। छावनी जैसी लड़की आश्रित से शादी करेगी तो वो आश्रित को पूरा बदल देगी और फिर आश्रित भी हाई प्रोफाइल और हाई क्लास की बातें करना भूल जाएगा और इंसानियत को ज्यादा महत्व देगा। श्रीति ने छावनी को अपने गले लगा लिया। वो तो बहुत ज्यादा खुश थी।
आश्रित इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे तो छावनी तो आंखों देखी भी अच्छी नहीं लगती थी, तो वो उससे शादी कैसे कर सकती है, लेकिन मजबूरी और बदले की आग में उसे ये कदम भी उठाना होगा। छावनी का फैसला जानकर असीम और श्रीति बहुत खुश थे। अब उनके बेटे की शादी होने जा रही है, इससे बड़ी बात और उनके लिए क्या हो सकती है। छावनी को कुछ पता नहीं था कि उसे खुश होना चाहिए या नहीं, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका दिल क्या चाहता है। उसके सामने पता नहीं क्यों बार बार अरमान का चेहरा घूम रहा था, लेकिन अब वह ये सब नहीं सोचना चाहती थी। उसे भी अपनी और अपनी बहन का फ्यूचर ब्राइड चाहिए था, जिसमें उन दोनों को कोई कमी ना हो। और उसने सोचा कि अगर वह ठाकुर खानदान में शादी कर लेती है तो सब कुछ उसके लिए अच्छा ही होगा। आश्रित भले ही गुस्से वाला हो, लेकिन अब वो बदलने की कोशिश कर रहा है और उसने छावनी से वादा भी किया है कि वो उसके साथ लड़ाई नहीं करेगा और उसे किसी चीज के लिए फोर्स भी नहीं करेगा, और छावनी के उससे शादी करने से छाया का फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है। यही सब सोचकर छावनी ने शादी के लिए हाँ किया था, और कहीं ना कहीं उसे आश्रित अच्छा भी लगने लगा था जब से उसने छावनी से माफी मांगी है। लेकिन आश्रित और छाया खुश नहीं थे। आश्रित को छाया से मतलब था और छाया को अपनी बहन की जिंदगी को बचाना था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहन ऐसे इंसान से शादी करे जो डबल पर्सनैलिटी का है, क्योंकि वह दिखा कुछ और रहा है और उसके अंदर कुछ और चल रहा है। आश्रित अपनी जुनूनी निगाहों से एक तरफ खड़ी छाया को देख रहा था, जो पता नहीं कुछ सोच रही थी। आश्रित का मन कर रहा था कि वह सबके सामने खड़ा होकर कह दे कि वह छाया को चाहता है, उससे शादी करना चाहता है, उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। उसे छावनी से कोई मतलब नहीं है, ना वह छावनी से प्यार करता है, ना कभी उसने छावनी को इन नजरों से देखा है। यहाँ तक कि उसने छावनी को कभी ध्यान से देखा भी नहीं है, लेकिन वह मजबूर था। वह अभी सबसे नहीं कह सकता था। उसने कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है जो वक्त आने पर सबके सामने आएगा। श्रीति ने असीम को इशारा किया तो असीम ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और श्रीति को थमा दिया। श्रीति ने उन पैसों को छावनी के हाथ में थमा दिया और बोली, आज से तुम हमारे घर की बहू हो। हमने तुम्हें अपने बेटे के लिए चुन लिया है और जल्दी ही तुम हमारे घर की बहू बनकर हमारे घर में आ जाओगी। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। छावनी खड़ी हुई, उसने असीम और श्रीति के पैर छू लिए। उन दोनों ने अपनी बहू को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। सब लोग खुश थे और बहुत जल्दी इनकी जिंदगी में खुशियां आने भी वाली थी। आश्रित से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वह नहीं सहन कर सकता था कि उसके माता पिता उसकी पत्नी के रूप में छावनी को देखते हैं। उसे तो छाया को अपनी पत्नी बनाना है, उसके साथ जिंदगी बितानी है। आश्रित अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, अब मैं जाता हूँ, मेरी एक मीटिंग है। असीम, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, अभी बैठो ना। इतनी बड़ी खुशखबरी हमें मिली है, हमें इसे थोड़ा सेलिब्रेट करना चाहिए। आश्रित, शादी फिक्स हो गई है, इतना काफी है, अब मुझे जरूरी काम है। असीम ने भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया। आश्रित वहां से जाने लगा। उसने एक नजर छाया को देखा, छाया ने भी उसके सामने देखा। आश्रित की आंखों में तो छाया के लिए बेपनाह प्यार दिखाई दे रहा था और एक जुनून दिखाई दे रहा था, लेकिन छाया की आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा भरा था। उसे पता है कि यह इंसान तो उसके पीछे पड़ा है, फिर वह छावनी से शादी कैसे कर सकता है। गुस्से से छाया ने अपनी नजरें हटा ली। ये देखकर आश्रित को बहुत बुरा लगा। उसे पता था कि छाया उससे नाराज है, गुस्से में है, लेकिन वह भी कुछ भी नहीं कर सकता। आश्रित बिना कुछ कहे और करे वहां से चला गया। कुछ देर बाद असीम और श्रीति भी वहां से चले गए। उनके जाते ही छाया गुस्से से बोली, ये सब क्या है दीदी, तुमने शादी के लिए हाँ कह दिया और एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरे कोई मायने नहीं है? क्या मेरा हाँ या ना बोलना भी तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? छावनी खड़ी हुई और उसे शांत करते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है छाया, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और मैंने हम दोनों के लिए ही इस शादी के लिए हाँ कहा है। छाया गुस्से से बोली, इस शादी से हमारा कोई फायदा नहीं होगा दीदी, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? वह इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, वह इंसान तुमसे बदला लेना चाहता है। ये बात तुम लिख कर ले लो, उसे कोई तुमसे प्यार नहीं है। कभी तुमने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है? छावनी, प्यार तो मेरी आंखों में भी उनके लिए नहीं है, लेकिन एक रिस्पेक्ट है और शादी हो जाएगी तो उसके बाद प्यार भी हो जाएगा। हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और वह मुझसे कोई बदला नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वह पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे भी उनके पास कोई कमी नहीं है जमीन की और पैसों की कि वह एक छोटी सी बस्ती की जमीन के पीछे पड़ेंगे। तुम नेगेटिव मत सोचो, ऐसा सोचो ना कि तुम्हारी बहन की शादी एक अच्छे घर में हो रही है तो हम दोनों का फ्यूचर भी अच्छे से सेट हो जाएगा और वह लोग बहुत अच्छे हैं। वह मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव भी नहीं बना रहे। शादी के बाद भी मैं जॉब कर सकती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, अपनी जिंदगी के अहम फैसले ले सकती हूँ। तुम समझ रही हो ना? वह रिश्ता हमारे लिए बहुत अच्छा है। छाया, तुम नहीं समझ रही हो दीदी, तुम्हें बस यह अच्छा रिश्ता दिख रहा है लेकिन इसके पीछे की सच्चाई नहीं दिख रही है। मैं यह नहीं कहती कि अंकल आंटी बुरे हैं, ऐसा नहीं है। अंकल आंटी अच्छे हैं, यहाँ तक कि अरमान भी अच्छा है। एक बार के लिए हम उनके ऊपर यकीन कर सकते हैं, लेकिन इस आश्रित ठाकुर पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा डर लग रहा है, जैसे कुछ होने वाला है जो हम सबके लिए सही नहीं है। मेरी बात मानो तो शादी के लिए मना कर दो दीदी, हम इतने भी गरीब नहीं है कि अपनी गरीबी को दूर करने के लिए किसी से भी शादी कर ले।
छावनी, किसी से भी शादी नहीं कर रही हूँ मैं। वो एक नामचीन फैमिली है, इतने बड़े लोग हैं, इतनी उनकी इज्जत है समाज में, और आश्रित ठाकुर की भी बहुत इज्जत है, देश विदेश में फेमस है। वह इंसान बिजनेस के लिए जाना जाता है, कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं है, और उन्हें भी अपने परिवार खानदान की इज्जत की परवाह है। वह ऐसा कोई गलत काम करेंगे ही नहीं जिससे कि उनके परिवार की इज्जत खराब हो। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मुझे यकीन है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। भगवान कभी हमारे साथ गलत नहीं करेगा। तो जो कुछ भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, तो आगे भी सब कुछ वही संभाल लेंगे। तुम नेगेटिव सोचना बंद कर दो। मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में आश्रित ठाकुर के लिए फालतू की नफरत भरी हुई है, जिसे तुम बाहर निकाल दो, क्योंकि अब उनका हमसे रिश्ता जुड़ने जा रहा है। अब वो तुम्हारे जीजाजी बनने जा रहे हैं, ठीक है। इतना कहकर छावनी वहां से चली गई। छाया अब अपनी बहन को कैसे समझाएं, क्योंकि उसकी बहन तो कुछ समझने के लिए तैयार भी नहीं है। उस पर बस शादी का बहुत सवार हो गया, वह भी अचानक से। छाया ने गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गई। वह सब कुछ सोचने लगी। सब कुछ ठीक था, इस रिश्ते में कोई खराबी नहीं थी, सब लोग अच्छे हैं। लेकिन आश्रित क्यों छाया से बार बार कहता है कि वह उसे हासिल करना चाहता है, और अगर वह उसे हासिल करना चाहता है तो वह उसकी बड़ी बहन से शादी क्यों कर रहा है। छाया ने भगवान के आगे हाथ जोड़ और बोली, भगवान जी, आप हम दोनों बहनों के माँ बाप हैं, आप हमारी रक्षा करना, हमें हर मुसीबत से बचाना। अब सब कुछ आप ही हैंडल कर सकते हैं। मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। मेरी बहन के साथ कभी कुछ गलत मत होने देना, उसे उसकी जिंदगी की खुशियाँ जरूर मिले। ठाकुर विला में असीम और श्रीति ने आश्रित का रिश्ता पक्का हो जाने का खुशखबरी सबको सुना दी, जिसे सुनकर सब लोग खुश हुए। दक्ष और बेला की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। उनके छोटे से आश्रित का जो भी इतना बड़ा हो गया है कि उसका रिश्ता पक्का हो गया है, यह उन सब के लिए बहुत बड़ी बात थी। वह चारों खुश थे और खुशियां बना रहे थे। दक्ष पहले तो हैरान हुआ ये जानकर कि आश्रित ने शादी के लिए हाँ कह दिया है, क्योंकि वह आश्रित को बहुत अच्छे से जानता है। जब से आश्रित का जन्म हुआ है तब से दक्ष ने उसे संभाला है, उसे बहुत प्यार दिया है, उसका दोस्त बनकर उसके साथ रहा है, जिस वजह से आश्रित उसे हर बात शेयर करता है। और दक्ष बहुत करीब से आश्रित के बर्ताव को भी जानता है। उसे हैरानी हुई थी कि उसने शादी के लिए हाँ कह दिया, लेकिन अंत में वह बहुत खुश था, क्योंकि वह भी अपने बच्चों के घर को सुरक्षित चाहता था और उसकी जिंदगी में खुशी आए, इससे ज्यादा दक्ष को और चाहिए ही क्या था। सब लोग खुश थे। कुछ देर बाद अरमान घर पर आया किसी जरूरी काम से, और जब उसे ये पता चला तो उसे सदमा लगा, उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूट गया था। जिस लड़की से वह प्यार करता है, जिस लड़की से वह शादी करना चाहता है, उस लड़की की शादी उसके बड़े भाई से तय हो गई थी। इससे बड़ी दुख की बात उसके लिए कोई नहीं थी। अरमान के उदास चेहरे को देखकर असीम बोला, क्या हुआ अरमान, तुम खुश नहीं हो? तुम्हारे बड़े भाई का रिश्ता तय हो गया है। अरमान अपने दुख से बाहर आया और बोला, मैं बहुत खुश हूँ बड़े पापा, लेकिन क्या छावनी ने शादी के लिए हाँ कह दिया? असीम, हाँ उसने ही तो हाँ कहा, तभी जाकर यह रिश्ता पक्का हुआ है। आश्रित ने तो कब का हाँ कह दिया था। अरमान को बहुत बड़ा झटका लगा ये जानकर कि छावनी ने भी शादी के लिए हाँ कह दिया है। वह ऐसा कैसे कर सकती है? अरमान को हमेशा से ऐसा लगता है कि छावनी भी उससे प्यार करती है, वह भी उसके लिए कुछ महसूस करती है, लेकिन आज जब उसे पता चला कि छावनी ने आश्रित से शादी के लिए हाँ कह दिया है, इस बात से अरमान पूरी तरह से टूट चुका था। उसने झूठी मुस्कान दिखाई और चुपचाप अपने कमरे के अंदर चला गया। किसी ने उसके दुख को नहीं देखा, लेकिन वहां खड़ी उसकी माँ बेला, उसको एहसास हो गया था कि उसका बेटा दुखी है। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द उसने देखा था, लेकिन बेला अभी कुछ कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि अभी सब लोग बहुत खुश थे। रात के 2 बजे अरमान एक बार में शराब पर शराब पिए जा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। पहली बार उसे किसी से प्यार हुआ था और उस लड़की ने भी अरमान को धोखा दे दिया। हालांकि छावनी ने कभी अरमान को ऐसी कोई उम्मीद नहीं दी थी, लेकिन उसकी आंखों से, उसके हाव भाव से ऐसा लगता था कि वह भी अरमान से प्यार करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वह तो अरमान के बड़े भाई से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। अरमान का दिल टूट चुका था, वह रो रहा था, बिखर रहा था और उसे संभालने के लिए कोई भी नहीं था। वही छावनी अपने कमरे में बेचैन हो रही थी। आज उसे नींद भी नहीं आ रही थी। बार बार उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका अपना दुखी है, वह परेशान है, लेकिन छावनी समझ नहीं पा रही थी कि उसे ऐसे एहसास क्यों हो रहा है, क्योंकि छाया तो सही सलामत है और अपने कमरे में सो रही है, तो और वह कौन है उसका अपना जो दुखी है, जो टूट रहा है, बिखर रहा। छावनी बहुत परेशान हो रही थी, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी नींद उड़ गई थी। अचानक से उसके सामने अरमान का चेहरा घूमने लगा, जिसे देख छावनी की हालत खराब हो गई। उसके माथे से पसीना बहने लगा। छावनी अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने आप को शांत करते हुए बोली, ये क्या सोच रही है तू? तेरी शादी आश्रित से हो रही है और तू उसके भाई के बारे में क्यों सोच रही है? छावनी ना चाहते हुए भी बार बार अरमान के बारे में सोच रही थी और परेशान हो रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। बार बार ऐसे एहसास हो रहे थे जैसे कि उसका अपना खतरे में है और अपने के रूप में बार बार उसके सामने अरमान का चेहरा ही आ रहा था। छावनी परेशान हो गई। उसने अपना फोन लिया और अरमान के नंबर डायल करने लगी, लेकिन उसने वक्त देखा और रुक गई। उसने गहरी सांस ली और बोली,
भगवान जी सब कुछ आपके हाथों में छोड़ा हुआ है, किसी के साथ बुरा मत होने देना, सबकी जिंदगी में खुशियां ला देना, चाहे फिर वह मैं हूँ, मेरी बहन हो, अरमान हो या आश्रित हो, हम चारों की जिंदगी में सिर्फ खुशियां होनी चाहिए, इतनी कृपा करना भगवान जी, और जो मैंने फैसला लिया है वह सही हो और इस फैसले में मेरा साथ देना भगवान जी। छावनी ने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके बेड पर लेट गई। अब वह किसी के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, ना कोई टेंशन लेना चाहती थी। अरमान नशे में चूर होकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर उसे सही सलामत ठाकुर विला ले गया और गार्ड ने अरमान को उसके कमरे तक पहुंचा दिया। किसी को पता भी नहीं चला कि इस घर का छोटा बेटा इतना दुखी है, इतना रो रहा है, उसका प्यार उससे दूर हो रहा है। बेला अरमान से बात करना चाहती थी लेकिन अभी वो सो रही थी। उसने सोचा था कि वो कल अरमान से बात करेगी। इस फैसले से कोई भी खुश नहीं था। जो इंसान ये सब कर रहा था वह खुद खुश नहीं था, यानी कि आश्रित। उसका दिल टूट रहा था, अंदर से उसे इतना दर्द हो रहा था कि वह किसी को बता भी नहीं सकता। वह तो छावनी को इस नजरों से देखता भी नहीं है और उसकी छावनी के साथ शादी भी फिक्स हो गई है। आश्रित ने तो पहली नज़र में ही छाया को पसंद कर लिया था और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने के बारे में सोच लिया था, लेकिन छावनी ने जो उसके साथ किया वह उसे भूला नहीं पाया था, इसलिए उससे बदला लेने के लिए वह ये सब कर रहा था। हालांकि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे पता था कि उसके ये सब करने से बहुत बड़े हंगामा होंगे, जिसका हर जाना भी बहुत भयंकर होने वाला है, लेकिन फिर भी वह ये सब कर रहा था ताकि छावनी को सबक मिले कि हर बार दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं होती है। आश्रित जमीन पर बिना शर्ट के लेटा हुआ था और उसके आसपास शराब की 2-3 बॉटल्स खाली पड़ी थी। आश्रित की आंखों में नशे के साथ साथ दर्द भी दिखाई दे रहा था। वो छाया को हासिल करना चाहता था, उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन अपने बदले की आग में वह छावनी से शादी करने जा रहा था। छाया भी बहुत परेशान थी, उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी। उसे अपनी बहन की चिंता हो रही थी, पता नहीं इन दोनों का आने वाला भविष्य कैसा था, लेकिन उसे भगवान के ऊपर विश्वास था कि भगवान सब कुछ ठीक करेंगे उनके साथ, क्योंकि उन दोनों ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। अगले दिन असीम, दक्ष, श्रीति और बेला छावनी के घर आए पंडित जी के साथ ताकि आश्रित और छावनी की शादी का मुहूर्त तय कर दिया जाए। छाया आज कॉलेज नहीं गई थी और घर पर रहकर ये सब देख रही थी। वो बिल्कुल खुश नहीं थी, पर उसकी बहन खुश थी, इसलिए वो चुप थी। असीम आश्रित को भी बुलाना चाहता था, लेकिन आश्रित ने आने से साफ मना कर दिया। वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। आश्रित नहीं आया था, लेकिन बाकी सब लोग मिलकर पंडित जी के साथ डिस्कस कर रहे थे। छाया बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अपनी बहन की खुशी के लिए उसे भी इसमें शामिल होना पड़ रहा था। पंडित जी ने शादी और सगाई का मुहूर्त तय कर दिया था। आज से 2 दिन बाद सगाई होने वाली थी और उसके 2 दिन बाद शादी। यह मुहूर्त तय हो चुका था, जिसे सुनकर सब लोग खुश थे, लेकिन छावनी को पता नहीं क्यों बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई गलत फैसला ले रही है, लेकिन उसने अपने मन में आए ख्यालों को दूर कर दिया और चुपचाप अपनी शादी पर ध्यान देने लगी। छाया बिल्कुल भी खुश नहीं थी इस फैसले से। उसने कई बार अपनी बहन से इसके प्रति विरोध जताया, लेकिन छावनी ने उसे हमेशा चुप करवा दिया। छाया कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन उसका मन खुश नहीं था। वह इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आश्रित को जब मुहूर्त के बारे में पता चला तो उसे भी बहुत गुस्सा आया। वह बिल्कुल भी छावनी से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन वह अब पीछे नहीं हट सकता था। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी और अब उसे किसी भी तरह अपना बदला लेना था और उसके बाद छाया को हासिल करना था। अरमान तो पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि अरमान छावनी से प्यार करता है, वरना कोई भी छावनी और आश्रित की शादी नहीं करवाता। यहाँ तक कि आश्रित खुद पीछे हट जाता, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उसका छोटा भाई छावनी से प्यार करता है। अरमान अब ऑफिस भी नहीं जाता था। वह पूरे दिन घर से बाहर रहता था, जिसके बारे में सबको शक हो रहा था, लेकिन अरमान हमेशा झूठ बोल दिया करता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस किसी जरूरी काम से बाहर रहता है। अरमान छावनी और आश्रित की शादी होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो वहाँ से जाना चाहता था। दिन बीत गए थे और सगाई का दिन आ चुका। सगाई ठाकुर विला में ही होने वाली थी, लेकिन उससे पहले सुबह 9 बजे छाया ने अरमान को कॉल लगाया और उसे मिलने के लिए बुलाया। अरमान ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन छाया ने उसे जबरदस्ती फोर्स किया तो अरमान उसकी बात मानकर उससे मिलने के लिए एक गार्डन में चला गया, जहाँ पर छाया भी पहुँच गई। छाया एक बेंच के पास बैठी हुई थी, तभी अरमान वहाँ पर आया और बोला, क्या हुआ छाया, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? छाया अपनी जगह से खड़ी हुई और अरमान की तरफ देखते हुए परेशान होकर बोली, प्लीज इस शादी को रुकवा दीजिए, ये शादी किसी के लिए सही नहीं है। छाया की बात सुनकर अरमान हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि छाया ये सब क्या कह रही है। अरमान परेशान होकर बोला, ये तुम क्या कह रही हो छाया, तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, तुम इसे रुकवाना क्यों चाहती हो? छाया, क्योंकि आपका भाई मेरी बहन से बदला लेना चाहता है। वो कोई मेरी बहन से प्यार नहीं करता और सिर्फ उस जमीन से जुड़े मामले का बदला ले रहा है और जानबूझकर मेरी बहन से शादी कर रहा है। आपका भाई तो मेरे पीछे पड़ा है। उन्होंने मुझसे साफ कहा है कि वो मुझे हासिल करना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर वो मुझे चाहते हैं, तो फिर वो मेरी बड़ी बहन से शादी क्यों कर रहे हैं? आप खुद बताओ, ऐसा क्यों कर रहे वो? छाया की बात सुनकर अरमान तो दंग रह गया और बोला, ये तुम क्या कह रही हो छाया, क्या ये सच है? छाया, हाँ ये बिल्कुल सच है।
इतना कहकर छाया ने अरमान को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर अरमान के होश उड़ गए। अब जाकर उसे पता चला कि उसके भाई ने शादी के लिए हाँ क्यों किया, क्यों वह भी उस लड़की से जिस लड़की को वह अपनी दुश्मन मानते थे। अरमान को घबराहट होने लगी, उसे छावनी की जिंदगी को बचाना होगा। अरमान जानता है कि उसका भाई बुरा नहीं है, लेकिन गुस्से में वह गलत फैसला ले रहा है जो कि सबकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। एक तरफ से अरमान के दिल को सुकून मिला था कि उसका बड़ा भाई छावनी से प्यार नहीं करता, वह सिर्फ बदले के लिए शादी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसे छावनी की जिंदगी की चिंता हो रही थी। वह नहीं चाहता था कि छावनी की शादी ऐसे इंसान से हो जो उससे प्यार भी नहीं करता, सिर्फ बदला लेना चाहता है। अरमान परेशान होकर बोला, छाया तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, कुछ देर बाद सगाई है, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। छाया परेशान होकर बोली, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मैं खुद इतना परेशान थी और मेरी बहन तो मान ही नहीं रही है, उसे खुद आश्रित से प्यार नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों शादी कर रही है। हमें किसी भी तरह सगाई को रोकना होगा वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अरमान तुम चिंता मत करो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, किसी की भी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। छाया ने हाँ कह दिया, लेकिन वह बहुत भावुक हो गई और रोने लगी। उसे अपनी बहन की बहुत चिंता हो रही थी। अरमान उसे रोते हुए नहीं देख पा रहा था, उसने छाया को अपने सीने से लगा लिया। छाया भी उसकी बाहों में आकर फूटकर रोने लगी। उन दोनों से थोड़ी दूर पर खड़े आश्रित ने यह नजारा देख लिया और उसकी आंखों में हद से ज्यादा गुस्सा और नफरत दिखाई देने लगी। छाया को अरमान ने कैसे छुआ? आश्रित ही उसे छू सकता है, उसे अपने गले से लगा सकता है, आश्रित के अलावा और कोई भी नहीं, उसका भाई भी नहीं। आश्रित ने गुस्से से उन दोनों को देखा और बोला, छाया तुम ये सही नहीं कर रही हो, मुझे पता है तुम इस शादी को रोकना चाहती हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर शक है कि मैं तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इस शादी को रोकने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी बहन से किसी भी तरह बदला लेकर रहूंगा और फिर तुम्हें हासिल करूंगा, डबल जीत होगी आश्रित ठाकुर की, और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मंजिल तो सिर्फ तुम हो छाया, सिर्फ और सिर्फ तुम। तुम्हें हासिल किए बिना मेरी आत्मा को कभी सुकून नहीं मिलेगा और तुम एक गैर मर्द की बाहों में खड़ी होना, इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर आश्रित वहां से चला गया। कुछ देर बाद ठाकुर विला में सगाई का फंक्शन शुरू हो गया था। ज्यादा मेहमानों को तो नहीं बुलाया गया था, सिर्फ घर के लोग मौजूद थे। इसके अलावा छावनी और छाया आने वाली था। बाहर का कोई भी नहीं था। अरमान भी अपने घर पहुंच गया था। वह भी तैयार होकर हॉल में खड़ा था और अपने बड़े पापा से बात कर रहा था। वह सबसे बातों ही बातों में पता कर रहा था कि आखिर में सच में उन दोनों ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। क्या वह दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं? लेकिन कोई भी उसको साफ जवाब नहीं दे रहा था। अरमान को इस सगाई को किसी भी तरह से रोकना था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। आश्रित तैयार होकर नीचे हॉल में आ गया था और सोफे पर बैठकर अपना फोन चला रहा था। आज वह बहुत हैंडसम लग रहा था, उसे देखकर कोई भी उसके ऊपर फिदा हो जाए, इतना कमाल का इंसान लग रहा था वह। लेकिन उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था इसका अंदाज तक किसी को नहीं था। 3 दिन से आश्रित को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वह तकलीफ में था। वह जिस लड़की से वो प्यार करता है उससे शादी नहीं कर पा रहा और जिससे नफरत करता है उसे उससे शादी करनी पड़ रही है, लेकिन यह उसका खुद का फैसला है, इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है। कुछ देर बाद छावनी और छाया की गाड़ी ठाकुर विला पहुंच गई। ये बात सुनकर घर के सभी बड़े बाहर पहुंच गए और उन दोनों का स्वागत करने लगे। अरमान भी बाहर आया और जैसे ही छावनी गाड़ी से बाहर निकली वह उसे बेचैनी से देखने लगा। छावनी की नज़र जब अरमान पर पड़ी तो वह भी बेचैन हो गई। उसका दिल धड़कने लगा और उसे अजीब सा दर्द होने लगा। उसे अरमान को आंखों में दर्द और सूनापन दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर छावनी को बहुत बुरा लग रहा था। वो तो समझ नहीं पा रही थी कि अरमान इतना दुखी क्यों है और अरमान को देखकर वह इतना दुखी क्यों हो रही है। अरमान ने उसे अपनी नज़रें हटा ली और वहां से चला गया। अंदर हॉल में बैठे आश्रित की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो रही थी। वह किस तरह से इस लड़की से सगाई करेगा, किस तरह से छाया का सामना करेगा? वह छाया से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन वह मजबूर है। घर के सभी बड़े छावनी को लेकर अंदर आ गए। छावनी को देखते ही आश्रित को गुस्सा आने लगा। उसने अपनी नजर हटा ली और अपना फोन चलाने लगा। वह लोग छावनी को लेकर आश्रित के पास पहुंच गए। वही बाहर गाड़ी से छाया बाहर निकली। वह आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने पिस्ता कलर का लहंगा चोली पहना हुआ था। सुंदर तो बहुत लग रही थी, लेकिन मन से और दिल से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो भी इस सगाई को रोकना चाहती थी, लेकिन पता नहीं आज क्या होने वाला था। छाया गाड़ी से बाहर निकल आई और बंगले के दरवाजे के पास खड़े अरमान की तरफ बढ़ने लगी। दोनों के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। छाया अरमान के पास आई और गहरी सांस लेते हुए बोली, कुछ सोचा है आपने या फिर हमें भी इस सिचुएशन से समझौता करना पड़ेगा? अरमान, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सब लोग बहुत खुश है। सगाई से भाई से तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वह अपनी सगाई के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा छाया मैं क्या करूं, कैसे इस सगाई को रोकूं? क्या तुमने छावनी से बात की? छाया परेशान होकर बोली, मेरी बहन ही मान जाती तो हमें चाहिए ही क्या था? वह समझ ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों वो ये शादी करना चाहती है जबकि उसे भी मिस्टर आश्रित से प्यार नहीं है। अरमान, तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ जरूर करते हैं, चलो अंदर।
छाया ने हाँ कह दिया और वह दोनों एक साथ बंगले के अंदर जाने लगे। जैसे जैसे छाया बंगले के अंदर आ रही थी वैसे वैसे हॉल में सोफे पर बैठे आश्रित का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे बेहद खूबसूरत एहसास हो रहे थे, जैसे उसकी जिंदगी उसके नजदीक आ रही है। आश्रित ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी छाया को महसूस करने लगा जो धीरे धीरे उसके करीब बढ़ रही थी। छाया बंगले के अंदर आई और एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। अरमान उसके बगल में खड़ा था। आश्रित ने अपनी आंखें खोली, तभी उसकी नज़र सामने खड़ी छाया पर पड़ी जो कि बेहद खूबसूरत लग रही थी। छाया को देखकर आश्रित तो अंदर तक हिल गया और घायल होने लगा। उसने अपने धड़कते सीने पर हाथ रखा और अपने मन में बोला, कितना मजबूर हूँ मैं, जिसे चाहता हूँ उसे ही चोट पहुँचा रहा हूँ, लेकिन तुम सब नहीं जानते मेरी क्या मजबूरी है। बस एक बार मजबूरी खत्म हो जाए फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, खास करके मेरी छाया। तुम्हें किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारी बहन मेरे लिए भी मेरी बहन जैसी ही है। मैं उसे इन नज़रों से नहीं देखा, लेकिन मेरी मजबूरी है और यह मजबूरी बहुत जल्द खत्म होने वाली है, बहुत जल्द। आश्रित दीवानों की तरह छाया को देख रहा था। छाया ने भी उसके सामने देखा और अपनी आंखों से उसे पूछने लगी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों उसकी बहन की जिंदगी खराब कर रहा है। आश्रित भी अपनी आंखों के इशारों से उसे बताने लगा कि छाया को सिर्फ शांत रहने की जरूरत है, उसे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे सब कुछ खराब हो जाए। छाया ने दुखी होकर आश्रित से अपनी नजरें हटा ली और ये देखकर आश्रित बेचैन होकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसे ऐसा करता देख वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। दक्ष बोला, क्या हुआ आश्रित, सब कुछ ठीक है ना? आश्रित ने छाया से अपनी नजरें हटा ली और बोला, हाँ। आश्रित फिर से छाया की तरफ देखने लगा जो दुखी थी, जो परेशान थी और उसकी परेशानी आश्रित से देखी नहीं जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो जाकर छाया को अपने सीने से लगा ले और उसे बता दे कि वो उसकी बहन से शादी नहीं करना चाहता है, वो तो सिर्फ छाया को चाहता है, उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। लेकिन वो राज, वो काला गहरा राज आश्रित को रोके हुए हैं, जिस वजह से वो अपनी छाया को दुखी होते हुए देख रहा है। आश्रित एक तक छाया को देखता रहा और पंडित जी ने सगाई के लिए कहा। असीम आश्रित के पास आया और बोला, चलो बेटा, सगाई का मुहूर्त हो रहा है। आश्रित ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने दिल पर पत्थर रखकर खड़ा हो गया। श्रीति ने छाया से छावनी को आगे लाने के लिए कहा। छाया ने भी अपने दिल पर पत्थर रखा और अपनी बहन को आश्रित के बगल में खड़ा कर दिया और दुखी होकर अपनी बहन को देखने लगी जो खुद अरमान की तरफ देखे जा रही थी। और अरमान तो अब भावुक होने ही वाला था, लेकिन बड़ी मुश्किल से खुद को रोके हुए था। बेला सोने की थाली में 2 अंगूठियां लेकर आश्रित और छावनी के पास आई। पंडित जी बोले, अब वर वधू को अंगूठी पहना दे। आश्रित ने अपनी लाल बेचैन निगाहों से छाया को देखा जो खुद उसे देख रही थी। आश्रित ने अंगूठी को लिया और उसे छाया के सामने करते हुए अपने मन में बोला, मैं सिर्फ तुम्हें अंगूठी पहना सकता हूँ और किसी को नहीं। इतना कहकर आश्रित ने अंगूठी को जानबूझकर और बड़ी चालाकी से छाया की तरफ फेंक दिया। अंगूठी जाकर सीधा छाया के पैरों में गिर गई। ये देखकर छाया हैरान रह गई। उसने अंगूठी को उठाया और आश्रित की तरफ देखने लगी तो आश्रित के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई। छाया के तो होश उड़ गए। उसने वो अंगूठी वापस आश्रित की तरफ बढ़ा दी। आश्रित छावनी को अंगूठी पहनाने लगा, लेकिन वो रिंग छावनी की अंगुली में फिट नहीं हुई। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। असीम बोला, श्रीति, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने रिंग छावनी की मापी ही बनवाई थी, तो अब क्या हुआ? श्रीति, पता नहीं क्या हुआ, शायद सुनार से कोई गलती हो गई है। असीम, अब क्या करे? दक्ष, कोई बात नहीं, घर में से कोई रिंग लेकर छावनी को पहना दो और बाद में उसे दूसरी रिंग बनवाकर दे देना। दक्ष की बात सबको ठीक लगी और श्रीति अपनी खुद की रिंग लेकर आई और आश्रित ने वो रिंग छावनी को पहना दी। अब छावनी आश्रित को रिंग पहनाने लगी तो आश्रित ने अपना उल्टा हाथ उसके आगे कर दिया। ये देखकर असीम बोला, बेटा, जिस हाथ में सगाई की अंगूठी पहनाई जाती है उसे आगे करो। आश्रित, मेरी मर्जी होगी, मैं उसी हाथ में रिंग पहनूंगा और वैसे भी मैं इन सब में यकीन नहीं करता। असीम कुछ और बोलता, इससे पहले श्रीति ने उसे रोक दिया और धीरे से बोली, आप शांत हो जाए, बड़ी मुश्किल से आपका बेटा शादी के लिए राजी हुआ है। अगर आपने उसके आगे जिद की तो क्या पता वह शादी के लिए मना कर दे, इसलिए जैसा वह कर रहा है उसे करने दीजिए, कम से कम शादी तो कर रहा है ना। श्रीति की बात मानकर असीम चुप हो गया और आश्रित ने अपना उल्टा हाथ आगे बढ़ा दिया। छावनी ने उसे चुपचाप अंगूठी पहना दी। ना आश्रित उसके सामने देख रहा था और ना छावनी उसके सामने देख रही थी। सगाई तो हो चुकी थी, लेकिन किसी भी मायने में वह सगाई एकदम सही नहीं थी। ना तो छावनी की सगाई की अंगूठी आश्रित ने उसे पहनाई थी और ना आश्रित ने सही हाथों में अंगूठी पहनी थी। छाया और अरमान दुखी होकर एक दूसरे को देख रहे थे। वह दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे और उनके सामने सब कुछ गलत होता जा रहा था। कुछ देर बाद सब लोग खाने पीने में और बातें करने में व्यस्त हो गए। छाया खामोशी एक तरफ खड़ी थी। तभी आश्रित तेजी से उसके पास आया। उसने छाया का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए एक कोने में ले गया। छाया दंग रह गई और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो आश्रित ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे ऐसी जगह पर ले गया जहां पर कोई और नहीं था। उसने छाया को दीवार से सटा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, शांत हो जाओ, इतना छटपटाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे सामने बिल्कुल भी हिलना नहीं।
आश्रित का एक हाथ छाया के मुंह पर था और दूसरे हाथ से उसने अपने कोट की जेब से सगाई की अंगूठी निकाली और झट से छाया की अंगुली में पहना दी। ये देखकर छाया के होश उड़ गए। वो अपने हाथ पैर हिलाने लगी, लेकिन आश्रित ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से सटा दिया और उसके बेहद करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जिस पर तुम्हारा हक है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और इस अंगूठी पर और मुझ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है, तुम्हारी बहन का नहीं, समझी। छाया के तो होश उड़ गए और वह गुस्से से बोली, आप करना क्या चाहते हैं? आप खुद को समझते क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अगर आप मुझे चाहते हैं, अगर आपके ऊपर मेरा हक है, तो फिर आप मेरी बहन से शादी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है आप मेरी बहन से प्यार नहीं करते, वो तो मैंने आपकी आंखों में देख लिया है। तो फिर शादी क्यों कर रहे हैं? क्यों मेरी बहन की और क्यों खुद की जिंदगी खराब कर रहे हैं? आश्रित ने छाया के मुंह पर हाथ रखा और उसे आंखें दिखाते हुए बोला, कह रहा हूं ना, चुप हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब बहुत जल्द मिल जाएंगे, लेकिन अभी तुम शांत रहो और चुपचाप इस शादी में शामिल हो जाओ। तुम चिंता मत करो, किसी की जिंदगी खराब नहीं होगी, मैं खराब होने ही नहीं दूंगा। मैं जो कुछ करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ और तुम्हें तो मैं हासिल करके रहूंगा। मेरी जिंदगी का मेन मकसद यही है, ध्यान रखना तुम। इतना कहकर आश्रित ने अपने कोट की जेब से एक और अंगूठी निकाली और उसे छाया के हाथ में थमाते हुए बोला, जल्दी से अंगूठी मुझे पहनाओ। छाया गुस्से से बोली, मैं आपको अंगूठी नहीं पहनाऊंगी, आपकी सगाई मेरी बहन से हो चुकी है, समझ में आ रहा है ना आपको? आश्रित ने छाया के हाथ को मोड़ दिया और गुस्से से बोला, चुपचाप मुझे अंगूठी पहनाओ, वरना तुम नहीं जानती मैं क्या करूंगा। छाया, आप पागल हो गए हो क्या? कुछ भी कह रहे हो? आपकी सगाई हो चुकी है और आप फिर भी मुझसे अंगूठी क्यों पहनना चाहते हैं? क्यों सबकी जिंदगी खराब कर रहे हो? आश्रित बेकाबू और बेताब होकर बोला, छाया, मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, चुपचाप मुझे अंगूठी पहनाओ, वरना मैं सबके सामने जाकर तमाशा खड़ा कर दूंगा और सब कुछ खराब कर दूंगा। जल्दी से मुझे अंगूठी पहनाओ, मैं तुमसे कह रहा हूं ना, तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब नहीं होगी। छाया को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कोई तमाशा नहीं चाहती थी। उसने आश्रित के हाथ से अंगूठी ली और मजबूरी में उसे अंगूठी पहना दी। ये देखकर आश्रित के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। उसने छाया के माथे को चूम लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। ये देखकर छाया हैरान रह गई और उसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन आश्रित ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने छाया को कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, बहुत जल्द हमारी शादी होगी छाया, और तुम मेरी पत्नी बनोगी, और ये तुम खुद करोगी, इतना मुझे गारंटी है। इतना कहकर आश्रित ने छाया को खुद से दूर किया और उसे आकर्षित तरीके से देखते हुए उसकी उंगली को चूम लिया जिसमें सगाई की अंगूठी पहनी हुई थी, और वो बोला, वैसे ये रिंग मैंने ही तुम्हारे माप की बनवाई है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसकी बातों का मतलब छाया को समझ में नहीं आया। छाया खुद उससे शादी कैसे करेगी? छाया यही सब सोच रही थी और वह असमंजस की स्थिति में पड़ गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी अभी आश्रित ने जो कहा था वह क्या था और उसका मतलब भी क्या था? छाया ने अपना हाथ देखा जिसकी उंगली में उसने आश्रित के नाम की अंगूठी पहनी हुई थी। छाया के आंसू बहने लगे। सब कुछ खराब हो रहा था, कुछ भी सही नहीं हो रहा था। पता नहीं आने वाले समय में उन सब की जिंदगी में क्या होने वाला था। और आश्रित उससे कहकर गया है कि वह उसकी बहन की जिंदगी खराब नहीं होने देगा, लेकिन छाया को फिर भी उसके ऊपर यकीन नहीं था। उसे खुद कुछ करना होगा और अपनी बहन की जिंदगी को बचाना होगा। आश्रित छाया को वहां कंफ्यूज छोड़कर चला गया। छाया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास चल क्या रहा है। आज उसे आश्रित की करीबी, उसका यूं हक जताना, उसे रिंग पहनाना, उसके हाथों से रिंग पहनना, उसे अपना कहना, सब कुछ बहुत अलग एहसास दे रहा था। पता नहीं क्यों पर उसे वो एहसास बुरे नहीं लग रहे थे। उसने अपने हाथ में पहनी अंगूठी को देखा और परेशान होकर बोली, आप कह कर गए हैं कि मैं आपके ऊपर यकीन रखूं कि आप किसी की जिंदगी खराब नहीं होने देंगे, लेकिन मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। आपने मेरे हाथों से अंगूठी पहनी है और मुझे अपने नाम की अंगूठी पहनाई है। इसका मतलब आप मुझे चाहते हैं ना? तो फिर आप मेरी बहन से शादी क्यों कर रहे हैं? इतनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे किसी भी तरह आपकी और मेरी बहन की शादी को रोकना होगा, वरना बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा और मेरी बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी, जो कि मैं होने नहीं दूंगी। इतना कहकर छाया हॉल की तरफ बढ़ने लगी जहां पर सभी लोग मौजूद थे। छावनी एक तरफ बैठी हुई थी, श्रीति और बेला उससे बातें कर रही थी, वही असीम, दक्ष और आश्रित एक तरफ खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अरमान एक पिलर के पास खड़ा होकर छावनी को देख रहा था। उसका तो दिल टूट गया था जब से उसने देखा था कि छावनी ने आश्रित को अंगूठी पहनाई है और आश्रित ने छावनी को अंगूठी पहनाई है। ये दृश्य उसकी आंखों से जा नहीं रहा था और उसे बार बार परेशान कर रहा था। छाया हॉल में आई और उसने एक तरफ अरमान को खड़ा हुआ देखा। छाया उसकी तरफ बढ़ने लगी, तभी आश्रित की नजर उसके ऊपर पड़ी और वह अपनी कातिल निगाहों से छाया को देखने लगा। उसे गुस्सा आ रहा था कि छाया अरमान के पास क्यों जा रही है। आश्रित अपनी गुस्सेल निगाहों से एक टक छाया को देखे जा रहा था। छाया अरमान के पास आई और बोली, कोने में चुपचाप खड़े होने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह से आप मेरी बहन को देख रहे हैं उससे मुझे यही लगता है कि आपके दिल में मेरी बहन के लिए कुछ है।
अरमान अपनी नज़र चुराने लगा, तभी छाया बोली, नजरें चुराने से कुछ नहीं होगा, सच सच बताइए क्या चल रहा है आपके दिमाग में। अरमान ने गहरी सांस ली और बोला, मैं प्यार करता हूँ तुम्हारी बहन से, सोचा था उससे शादी करूंगा लेकिन वह तो मेरे बड़े भाई से शादी कर रही है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। अरमान की बात सुनकर छाया दुखी हो गई और बोली, अगर ऐसा ही है तो आप इस शादी को रोक क्यों नहीं रहे, आज तो सगाई भी हो गई है, कल को शादी भी हो जाएगी, फिर कुछ हमारे हाथ में नहीं रहेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी इस शादी को रोकना होगा। अरमान और छाया आपस में बातें कर रहे थे, तभी अचानक से पूरे ठाकुर विला की लाइट्स बंद हो गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। ये देखकर वह सब लोग हैरान रह गए और सर्वेंट को आवाज लगाने लगे। छाया भी हैरानी से इधर उधर देख रही थी, तभी अचानक से उसे अपने पेट के ऊपर किसी का गर्म हाथ महसूस हुआ। छाया सहम गई, उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो गर्म हाथ धीरे धीरे छाया के पूरे पेट को मसलने लगे और ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर छाया हैरान रह गई और जैसे ही वो चिल्लाने लगी तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से ले गया। छाया चिल्ला भी नहीं सकती थी, ना अपने आप को बचा सकती थी और वो शख्स छाया को लेकर एक कमरे के अंदर आ गया जहां पर अंधेरा था। उसने छाया को बेड पर गिरा दिया। छाया हैरान रह गई और चिल्लाने लगी, तभी वो शख्स उसके ऊपर आ गया। उसने छाया को पकड़कर बेड पर गिरा दिया और उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। छाया उसे देख नहीं पा रही थी लेकिन महसूस कर पा रही थी। उस शख्स के होठ छाया की तरफ बढ़ने लगे, तभी छाया बेचैन होकर बोली, आश्रित। ये सुनते ही उसे इंसान का दिल धड़कने लगा और वह और भी ज्यादा बेचैनी से बोला, हाँ आश्रित, तुम्हारा आश्रित, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। देखा, अंधेरे में भी तुम मुझे पहचान सकती हो, इतना गहरा रिश्ता है हम दोनों का। छाया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आश्रित को खुद से दूर करने की कोशिश की तो आश्रित बोला, मत करो छाया, ऐसा तुम्हें पता है ना मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो। छाया परेशान होकर बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आपको अपनी बहन के साथ में देखकर। मैं अपनी बहन से प्यार करती हूँ, उसकी जिंदगी को बचाना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आपको उसके साथ नहीं देख पा रही हूँ, आप उसके साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। आश्रित छाया के पास आया और उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, तो मैं किसके साथ अच्छा लगता हूँ। छाया, मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरी बहन के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगता, प्लीज आप उससे शादी मत कीजिए, उससे दूर हो जाए। वैसे भी आप उससे प्यार नहीं करते और वह भी आपसे प्यार नहीं करती है, फिर क्यों ये शादी हो रही है, क्यों आप उससे सगाई कर रहे हैं। आश्रित ने छाया की नाक को काट लिया और अपनी हसीन आवाज में बोला, किसने कहा सगाई हो रही है, मैंने सगाई तो तुमसे की है और शादी भी तुमसे ही होगी। छाया बेचैन होकर बोली, आप मुझसे झूठ मत कहिए, पता नहीं आप क्या करना चाहते, आपको खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हम सब की जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं, मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। छाया के इतना कहते ही आश्रित ने उसकी ठोड़ी को जोर से काट लिया और बोला, यकीन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है तुम्हें, यकीन करना पड़ेगा, तुम मेरी बाहों में ही आओगी और जिंदगी भर के लिए, तुम देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। छाया फिर से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आश्रित ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। छाया की तो जिंदगी एक पल में बदल गई, उसे ऐसा एहसास पहली बार हो रहा था। आश्रित दीवानों की तरह उसके होंठ को चूमे जा रहा था, उसके होंठ को काट रहा था, चूस रहा था। छाया अपने पैर बुरी तरह से हिला रही थी, वो मछली की तरह बेड पर तड़प रही थी, लेकिन आश्रित उसे छोड़ नहीं रहा था। वह उसके होठों को चबा रहा था, उसके गुलाबी कोमल होठों को अपने होठों में समा रहा था। आश्रित तो नशे में पागल हो चुका था और छाया के साथ हर हद पार करना चाहता था। छाया के होठ को चूमते हुए आश्रित धीरे धीरे उसके गले तक पहुंच गया और उसके गले को चूमने लगा। छाया की आंखों से आंसू बह रहे थे, अब वह बिल्कुल भी शोर नहीं कर रही थी, ना हिल रही थी। वो आश्रित की छुअन को महसूस कर रही थी। धीरे धीरे वो छाया के सीने तक पहुंच गया और जैसे उसके सीने को चूमने लगा तभी छाया बिना किसी भाव से बोली, अगर इससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले मेरे ऊपर हक लेकर आइए, अभी हमारे बीच में अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसे नाजायज रिश्ता समझा जाएगा और दुनिया भर में हमारी बेइज्जती होगी, जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं। छाया की बात सुनकर आश्रित रुक गया, उसके चेहरे के पास आया और दोबारा से उसके होठों को चूमने लगा। इस बार उसने छाया के हाथ छोड़ दिए। धीरे धीरे छाया के हाथ अपने आप आश्रित के बालों में चलने लगे और आश्रित दीवानों की तरह उसके होठों को चूमने लगा। कुछ देर बाद ठाकुर विला की सारी लाइट्स ऑन हो गई। आश्रित छाया के होठों को चबा रहा था, उसने अपनी जीभ छाया के मुंह में घुसा दी और पागलों की तरह उसे चूमने लगा। छाया उसे बिल्कुल भी रोक नहीं रही थी, उसे खुद को पता नहीं था कि वह क्यों इस आदमी की तरफ आकर्षित हो रही है, जबकि यह गलत है। उसे पता है कि इस आदमी की शादी उसकी बहन से होने जा रही है, लेकिन फिर भी छाया को आश्रित बुरा नहीं लग रहा था। उसका छूना, उसका उसे चूमना छाया को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून दे रहा था। कमरे की लाइट ऑन होते ही छाया ने अपनी आंखें खोल और झट से आश्रित को धक्का दे दिया, लेकिन आश्रित बिल्कुल भी हिला नहीं। उसने छाया के होठों को छोड़ा और उसकी लाल आंखों को देखते हुए बोला, छाया, तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन तुम इस बात को स्वीकार नहीं कर रही हो, जो कि बहुत गलत है। छाया, मैं नहीं करती आपसे प्यार, मुझे तो आपके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, आप हम सबकी जिंदगी खराब कर रहे हैं।
आश्रित, मैं मेरी और तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी कैसे कर रहा हूँ? तुम्हें तो मुझसे कोई मतलब नहीं है ना, तो मैं किसी से भी शादी करूँ तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तुम्हारी जिंदगी में खुश रहो। छाया परेशान होकर बोली, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है आपसे, और मैंने कहा ना मैं आपको अपनी बहन के साथ नहीं देख सकती, आप उससे शादी मत करो। आश्रित, क्यों ना करूं और क्यों तुम्हें मुझसे फर्क पड़ता है? आज साफ साफ बता दो, परसों शादी है। छाया देख लो, तुम परसों के दिन मैं हमेशा के लिए तुम्हारी बहन का हो जाऊंगा, फिर जो भी ये हमारे बीच में चल रहा है वो कभी नहीं हो पाएगा। आश्रित के मुंह से ये सब सुनकर छाया हद से ज्यादा बेचैन हो गई। उसने आश्रित की कॉलर पकड़ ली और भावुक होकर बोली, ऐसा मत कहिए, मैंने कहा ना आप छावनी से शादी नहीं करेंगे, मैं नहीं देख सकती आपको उसके साथ। आश्रित, तो कहो ना तुम प्यार करती हो मुझसे। छाया, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ इतना प्यार तुम भी मुझसे करती हो ना? छाया ने अपनी आंखें बंद कर ली और रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर आश्रित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह छाया के पास आया, उसने फिर से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और फिर से उसे दीवानों की तरह चूमने लगा। छाया के हाथ आश्रित के सीने पर चल रहे थे। गलती से उससे आश्रित की शर्ट के बटन खुल गए। ये देखकर आश्रित और ज्यादा पागल होने लगा, लेकिन वो उसके ऊपर से हटा तो छाया उसे बेचैनी से देखने लगी। उसकी बेचैन चेहरे को देखकर आश्रित बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, इससे आगे तभी बहूंगा जब हमारी शादी होगी। समझ में आ रहा है तुम्हें? ये तुमने मेरी शर्ट खोली है, इसे बंद करना पड़ेगा। इतना कहकर वो शर्ट को बंद करने लगा। छाया उससे दूर जाने लगी, तभी आश्रित ने उसे पकड़कर वापस बेड पर गिरा दिया और उसके माथे को शिद्दत से चूमते हुए बोला, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे छाया, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, पूरी तरह से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। आश्रित की बात सुनकर छाया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ नहीं बोली। आश्रित ने उसके होठ को जोर से काटा और उसके खूबसूरत चेहरे को नशे से देखने लगा। छाया आंखें बंद किए बेड पर लेटी हुई थी। आश्रित उसके ऊपर था। उसकी खुशबू लेते हुए नशे से बोला, कितनी खूबसूरत हो तुम, कितनी हसीन हो तुम, और बनी सिर्फ मेरे लिए हो। इतना कहकर आश्रित के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई। तभी उनके रूम का दरवाजा खटखटाया गया। ये देखकर छाया हैरान रह गई। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और घबराने लगी। आश्रित उसके ऊपर से हट गया। उसने अपनी शर्ट और कोट को ठीक किया और बेड से उठ गया। छाया भी बेड से उठने लगी, लेकिन वह उठ नहीं पा रही थी। तभी आश्रित ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। तभी उन दोनों के कान में श्रीति की आवाज सुनाई दी, कमरे के अंदर कौन है और कमरा अंदर से बंद क्यों है? श्रीति की आवाज सुनकर छाया घबराने लगी और उसने आश्रित का हाथ पकड़ लिया। आश्रित ने गहरी सांस ली और बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। छाया, आप मेरे साथ में हो तभी तो घबराहट हो रही है। कोई हम दोनों को इस तरह से साथ में देख लेगा तो गलत मतलब निकालेगा। आश्रित ने छाया के गाल को काट लिया और बोला, गलत मतलब निकालेगा तो निकालने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि आई लव यू। जल्दी से हम दोनों के बीच सारी हदें पार होगी और तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी। तुम्हारे शरीर का अंग अंग मेरा होगा और मेरे शरीर का हर अंग तुम्हारा होगा। आश्रित की बात सुनकर छाया ने अपनी नजरें हटा ली और बोली, छी, कितनी गंदी बातें कर रहे हो आप। आश्रित ने उसका हाथ मोड़ दिया और उसके कान को चूमते हुए बोला, गंदी बातें ही नहीं करता, गंदा करके भी दिखाऊंगा, एक बार शादी तो हो जाने दो। छाया का दिल धक धक करने लगा। वो आश्रित की जुनूनी निगाहों को देखकर कांप रही थी और उसकी तरफ आकर्षित होती जा रही थी। वो चाहकर भी आश्रित से दूर नहीं जा पा रही थी। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और फैंटेसी स्टोरी के लिए चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।